नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, बिहार जीविका भर्ती लगातार हम रोज आपके लिए मैराथन लेकर के आ रहे हैं और आज जो एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्लास के छपे हैं। तो इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने जो पढ़ाया उस पर आपने भरोसा किया और आज के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू क्लास से लड़े हैं। इसीलिए हमने कहा था कि हूबहू यही वाले छपेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए पुनः शुरू करते हैं क्लास को, मैराथन क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी लोग आ जाइए और ई बुक जो इस क्लास का बोर्ड पीडीएफ है उस बोर्ड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि ऐप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाए ताकि बच्चे ई बुक डाउनलोड कर पाए। कल और परसों वाली जो जीविका की ई बुक नहीं है वो अगले आधे घंटे नहीं, अगले 15 मिनट में हमारी टेक्निकल टीम अपलोड कर देगी जब तक मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो बिहार जीविका भर्ती का बोर्ड पीडीएफ अगले 15 मिनट के अंदर में आपको मिलने वाला है साथियों। और याद रखिएगा कि हमने आज जो पढ़ाया वही पेपर में छपकर आया है, इसलिए कहते हैं कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मैराथन क्लास को। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर पुकारा? क्या वो सुभाष चंद्र बोस थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? उत्तर होगा ए। लेकिन आज मैं आपको इस क्लास में 10 ऐसी उपाधियां बताऊंगा, एक जगह कहीं नहीं मिलने वाला है। 10 उपाधि जो महात्मा गांधी को दी गई थी। चलो लोग 15 बताता हूं या 10 या 15, 10 पे पहले शुरू करते हैं। 10 उपाधियां जो महात्मा गांधी को दी गई थी। सबसे पहला महात्मा की उपाधि आपसे एग्जाम में पूछेगा किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कमेंट करिए सभी लोग, कमेंट नहीं रुकना चाहिए, कमेंट करिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि दी, तो महात्मा की उपाधि। दूसरा मैं आपसे पूछता हूं, भंगी शिरोमणि की उपाधि किसको दी गई थी, तो भंगी शिरोमणि की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। भिखारियों का राजा किसको कहा गया था, तो भिखारियों का राजा महात्मा गांधी को कहा गया था दोस्तों, महात्मा गांधी को कहा गया था। राष्ट्रपिता किसको कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रेडियो पर। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय, जरा कमेंट करके बताइए किसने कहा था। पांचवां अगर मैं महात्मा गांधी का बोलूं तो साबरमती का संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साबरमती का संत कहा जाता है महात्मा गांधी को। छठी अगर बात करूं तो महात्मा गांधी को किस चीज की उपाधि मिली, तो साबरमती का संत। इसके अलावा महात्मा गांधी को कर्मवीर की उपाधि दी गई। किसकी, कर्मवीर की। इसके अलावा महात्मा गांधी को और कौन सी उपाधि मिली, जरा याद करो। जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जा रहे थे तो इनको ट्रेन से उतार दिया गया और कहा गया कि आप बैरिस्टर नहीं, कूली बैरिस्टर की उपाधि मिली थी, कूली बैरिस्टर की। देशद्रोही फकीर कहा, देशद्रोही फकीर कहा, विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा। अर्धनग्न फकीर कहा महात्मा गांधी को, अर्धनग्न फकीर कहा, अर्धनग्न फकीर कहा था किसको, महात्मा गांधी को कहा गया। कैसरे हिंद की उपाधि किसको मिली, तो कैसरे हिंद की उपाधि भी महात्मा गांधी को मिली। उसके अलावा वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसकी मिली, 11 नवंबर। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसको मिली, तो महात्मा, वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसको मिली, तो महात्मा गांधी को मिला था। इस बात को याद रखना। महात्मा गांधी को, जैसे आप जानते हैं कि भारत का आजाद शत्रु किसको कहा जाता है, तो आपको भी पता है कि भारत का आजाद शत्रु किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने उपाधि दी महात्मा गांधी को और कहा आप आधुनिक भारत के आजाद शत्रु हैं। यह किसने कहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आप आधुनिक भारत के आजाद शत्रु हैं, आधुनिक भारत के आजाद शत्रु हैं। तो ये सारियां उपाधि। कबायलियों का राजा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कबायलियों का राजा कहा गया, किसको कहा गया, तो कबायलियों का राजा दोस्तों महात्मा गांधी को कहा गया, महात्मा गांधी को कहा गया। साबरमती का संत किसको कहा गया, तो महात्मा गांधी को कहा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका में मित्रों के द्वारा, भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, साबरमती का संत जो है इनको साबरमती के अतिथियों के द्वारा, कर्मवीर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका में मिली थी महात्मा गांधी को, वहां के लोगों के द्वारा। कूली बैरिस्टर अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। कैसरे हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दी गई थी।
आधुनिक भारत का आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कबायलियों का राजा कबायली जनजातियों के द्वारा दी गई थी। बापू छूट गया, सबसे मेन बापू की उपाधि CF एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। तो मैंने कहा था 10 लेकिन बताया 14। कितना बताया जरा बताओ, कितना बताया मैंने, ये बताओ कितने बताएं, कितनी उपाधियां बताई? 10 नहीं साहब, यही तो ऑफिसर एकेडमी है। ऑफिसर एकेडमी अपने पढ़ाई के लिए जाना जाता है। घूमो टहलो कहीं भी सिलेक्शन मिलेगा आपको, यहीं याद रखना, कहीं टहल के आओ, लेकिन पढ़ाते हैं ऑफिसर एकेडमी वाले लोग हैं, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, राष्ट्रपिता कहां? तो याद रखना 1946 में रेडियो पर संबोधन करते हुए इन्होंने कहा था राष्ट्रपिता किसको? महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न लेते हैं, मार्च 1925 में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? सबसे पहले तो यह समझो कि भारत के अंदर में चुनाव कराने की प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई थी और केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1923 के अंदर में हुआ था मेरे दोस्तों। और यह चुनाव कराने की अनुशंसा कहां से हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम, जिसे आप कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1919 के द्वारा ये इनको मिला था। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो आपको भी पता है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ध्यान रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसी सुधार में अनुशंसा हुई थी, इसी सुधार में अनुशंसा हुई कि भारत में केंद्रीय चुनाव कराए जा सकते हैं और तब जाकर 1923 के अंदर में पहली बार चुनाव कराया गया। इस चुनाव में स्वराज पार्टी ने हिस्सा लिया था, 41 सीटें जीती थी 101 के अंदर में। और बिहार स्पेशल का अगर पूछे तो बिहार में 8 सीटें जीती थी, कितने में? 12 में। जरा कमेंट करके बताओ बिहार में कितनी सीटें, एग्जाम में अगर पूछ देगा तो क्या कहोगे आप? बिहार में कुल 8 सीटें इन्होंने जीता था दोस्तों, 8 सीट ये लोग जीत के आए थे, ध्यान रखिएगा। और इसी का जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो अध्यक्ष लोग एग्जाम में फंसाता है, बोलता है अध्यक्ष कब बना? तो 1925 में बना था दोस्तों, 23 में नहीं। एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आया है कि अध्यक्ष कब? तो 1925 के अंदर में दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1925 में। ई बुक अभी बोल दिए हैं टीम को, कुछ दिक्कत आ गया था, अभी तुरंत अपलोड हो रहा है, 15 मिनट में आपको ई बुक मिल जाएगा। 1925 के अंदर में पहली बार चुनाव के अध्यक्ष बने और ये बने विट्ठल भाई पटेल। आपको पता होगा विट्ठल भाई पटेल की जब बात करते हैं, विट्ठल भाई पटेल, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई हुआ करते थे। किसके भाई? तो ये वल्लभ भाई पटेल के भाई हुआ करते थे, वल्लभ भाई पटेल के भाई हुआ करते थे। इस बात को ध्यान रखना है। कौन? सरदार विट्ठल भाई पटेल जो है वल्लभ भाई पटेल के भाई हुआ करते थे। दोस्तों आपको बता दूं, जीविका की परीक्षा चल रही है, लेकिन ऑफिसर एकेडमी ने अपने हाथ और दिल दोनों खोल दिया। हमने इस बैच पर भी ऑफर दे दिया है 30% का, यानी TOA 30 का कोड यूज कीजिए और अंतिम 5-10 दिनों में, 15 दिनों में अपने आप को पूरा रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि जो लोग आज एग्जाम देकर आए हैं वो बता रहे हैं। आप जाके पूछिए किसी से, सब कह रहा है कि भैया जो ऑफिसर एकेडमी ने पढ़ाया वही मोहर मार के सवाल आया। क्यों? क्योंकि हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। जब हम आपको सब कुछ पढ़ाइए देंगे तो उसी में से ना आएगा। तो हम जो पढ़ाए हैं, हमारी टीम ने जो पढ़ाया है वो काफी है ना। सेटअप टेस्ट क्यों नहीं देते हैं? पेड क्लास को देते हैं भैया, काहे नहीं देंगे, है ना। 499 वाला बैच भी आपको 350 में मिल जाएगा। तो अपनी रिवीजन को आप जाके अंतिम मोमेंट में जरूर कर लीजिए। अच्छा, कोड क्या यूज कीजिएगा? TOA 30 लगा दीजिएगा। इस पर भी डिस्काउंट है, ये तो 299 है, 30% इस पर लगा दीजिए तो 30-90, 210 रुपए में ही कोर्स मिल जाएगा आपको। नोट्स का लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास सब मिलेगा। नेक्स्ट, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व नियत नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, या गांधी जी का असहयोग आंदोलन था? गांधी जी का असहयोग आंदोलन था। कमेंट करके आपको बताना है मेरे दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, समय से बहिष्कार का कारण समय से पूर्व नियुक्ति नहीं थी, बहिष्कार का सबसे बड़ा कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। आपको पता है? जरा कमेंट करके बताइए कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, यानी सदस्यों की संख्या कितनी थी। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सदस्यों की संख्या कितनी थी। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसके अध्यक्ष बने थे दोस्तों सर जॉन साइमन। मेरे दोस्तों कौन बने थे? सर जॉन साइमन। अच्छा, जॉन साइमन जो है ये अध्यक्ष बने थे और इसमें सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? जरा बताना। श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम?
श्वेत कमीशन का नाम ध्यान रखना, श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। एक बार और ध्यान रखना भैया, ये जो श्वेत कमीशन बनाया गया था, इसकी नियुक्ति कब हुई? एग्जाम में आपसे डेट पूछेगा तो इसकी नियुक्ति हुई 8 नवंबर 1927। सभी लोग डेट कमेंट कीजिए, 8 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति हुई। अच्छा, नियुक्ति होनी कब थी? 1929 में होनी थी, 2 साल पहले हो गई। कब हो गई? तो 1927 में हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर 1929 में चुनाव था और यहां के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम्पस्टन हुआ करते थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम चुनाव में हार सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसकी नियुक्ति पहले कर दी। अच्छा, इसकी नियुक्ति क्यों की गई अगर एग्जाम में पूछता है तो आप बताना कि इसकी नियुक्ति 1919 के अधिनियम, कौन सा अधिनियम? भारत परिषद अधिनियम के 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था कि जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया है उसकी समीक्षात्मक रूप में यह बैठक बुलाई गई थी। भारत के संवैधानिक प्रावधान को डिस्कस करना था, तो ऐसी सभी बातें इस अधिनियम के अंदर में थी। इसकी नियुक्ति 8 नवंबर को हुई। आपसे पूछेगा ये भारत कब आया? तो भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। कहां पहुंचा? बॉम्बे पहुंचा। बॉम्बे में स्वागत इसका हड़ताल से हुआ, लोगों ने सड़कों पर काले झंडे लहराए और तब जाकर लोगों ने कहा, साइमन हाय हाय, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। भारत के वही बेटों ने लहराया तिरंगा और कहा, साइमन वापस जाओ। एग्जाम में पूछता है साइमन वापस जाओ का नारा किसने लिखा? तो कहना यूसुफ मेहर अली ने लिखा। मेरे दोस्तों, यूसुफ मेहर अली ने यह नारा लिखा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह नारा लिखने वाले एक और व्यक्ति, इन्होंने ही नारा लिखा भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो का भी नारा इन्होंने लिखा। कमेंट बॉक्स में जरा बताना कि करो और मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो, डू और डाई, ये नारा किसने दिया था? जरा कमेंट बॉक्स में बताना कमेंट बॉक्स में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में बताना। करो और मरो का नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में बताना। साइमन वापस जाओ, उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। यह बिहार के मोतिहारी में नारा लगाया गया था। जब बिहार के मोतिहारी में जब साइमन कमीशन का विरोध पटना की सड़कों पर मौलाना कौन कर रहे थे? मौलाना मजहर उल हक कर रहे थे, तो नारा लगाया गया था कि उठो जागो सवेरा हुआ और साइमन को भगाने का बेरा हुआ। तो साइमन को भगाने का बेरा किसने लगाया था? तो बिहार की धरती से यह आंदोलन का नारा लगा था। इस बात को ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। महात्मा गांधी आने लगा है सभी का उत्तर। बिहार में बोला गया, बिल्कुल बिहार का यह नारा था, उठो जागो सवेरा हुआ और साइमन भगाने का बेरा हुआ। इस बात को भी ध्यान रखना। अंकिता कुमारी कह रही है लाइव क्लास में भी ऐड। अंकिता, तुम्हारी इस अंकुटित मानता के लिए हम तुमको जो है माफ करते हैं। ये ऐड नहीं है, ये सूचना है जो बच्चों को दी जाती है, और बाकी तुम ऐसा ही सोचती हो। खुद खड़ा हो के 1 घंटा फ्री में कभी नहीं पढ़ा सकती हो। एडमिट कार्ड नहीं आया है, रिहा कुमारी जी आ जाएगा, चिंता मत करो भाई। साइमन गो बैक। अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहे भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो आप भी जानते हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है हमारे यहां 2 कमेटियां बनी है। एक का नाम है अशोक मेहता कमेटी और दूसरा का नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। अरे सॉरी, ये मेरा सवाल नहीं है, ये जो है हमारे प्यारे टीचर जो हैं, आप सबके दुलारे हैं, आनंद कौशल सर का सवाल है। आइए सर, स्वागत है, और ये आपको बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था का उत्तर क्या होगा। हालांकि कमेंट बॉक्स में आइए, स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। और मेरा भी सवाल है, ये जितेंद्र सर का सवाल है, तब हम बताएंगे। अब इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक अशोक मेहता समिति जिसने कहा था 2 टियर स्ट्रक्चर, 2 स्तरीय। तीसरा था बलवंत राय मेहता समिति जिसने कहा था 3 टियर स्ट्रक्चर। इसकी जब बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है कहां से हुई? राज्य। अच्छा, एक सवाल बिहार का पूछता हूं। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने पंचायत में महिलाओं को 50% का आरक्षण सबसे पहली बार दिया? तो आप कहेंगे बिहार। सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि किस वर्ष दिया, ये कमेंट करके बताइएगा। और सुनिए, करंट अफेयर इसकी जान, प्राण, किडनी, गुर्दा, पैनक्रियाज, लीवर सब है। स्प्लीन तक जो है जीविका भर्ती में रिजल्ट लेना है तो 17 नंबर का करंट अफेयर आएगा भैया। तो हम कहते हैं कि करंट अफेयर जीविका भर्ती का किडनी, फेफड़ा, लंग्स, किडनी सब है, पैनक्रियाज, सीबीडी, बाइल डक्ट, गॉल ब्लाडर,
है ना, चेस्ट, हार्ट सब है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा मेरे दोस्तों। ई बुक जो है अपलोड कर दिया जाएगा, ऊपर ऐप लिंक दिया गया है। क्लास खत्म होते पिछले 3-4 दिनों का एक ही साथ, हमको लगता है हो भी गया होगा, अब जाके चेक करेंगे तो 14 तारीख का ई बुक अपलोड कर दिया गया है, 15 का कर दिया गया है, 16, 17 को तो संडे था, एक दिन नहीं हुआ है, और 18 और 19 आज है। यानी टोटल होना चाहिए 5 को में से 2 हो गया है। अभी अपलोड क्लास खत्म होते 3 यो अपलोड हो जाएगा। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, है ना सभी लोग। 2000 क्लास चल रहा है ना। हाँ धन्यवाद सर। सर जैसा कि आप सभी को बता रहे थे कि करंट अफेयर आपकी परीक्षा की जान है, प्राण है, शान है, और हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। जो आपका करंट का सेगमेंट है इसे हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं और बहुत कायदे से करने वाले हैं। करंट का क्या है, जितने भी सवाल आएंगे इसी बैच से, इसी क्लास से लड़ने वाला, और आप लोग तो हैं ही उसके विद्यार्थी। करंट को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, करंट को मानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप सभी का स्वागत है दी ऑफिसर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है, क्या नाम है जल्दी से आप लोग बताइए, क्या नाम है मेरा? आनंद कौशल। और फिर से हम लोग तैयार हो जाते हैं आज के इस करंट अफेयर के महा मैराथन में। और सबसे पहले आपके लिए सूचना है कि हमारा संस्थान दी ऑफिसर्स एकेडमी, ये यूट्यूब चैनल से लाखों लाख बच्चे पढ़ के चयनित होते। आपको भी चयनित होना है, आपको अपने भाई, बंधु, सखा को बताना है। और सबसे बड़ी बात क्या है मेरे भाई, कि आपको हमारा जितना भी पीडीएफ आता है, अब टेलीग्राम का इंतजार नहीं करना है, अब आपको हमारे एप्लीकेशन में आना है। चलिए सबसे पहला हमारा सवाल है कि एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब। कहां हुआ है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है कहां हुआ है ये उद्घाटन। कहां हुआ है मेरे भाई? जल्दी से आप बताएंगे ये उद्घाटन कहां हुआ है? जल्दी से आप बताएंगे ये उद्घाटन कहां हुआ है? जल्दी से आपको बताना है ये उद्घाटन कहां पे हुआ है। तो उत्तराखंड में। कहां हुआ है? उत्तराखंड में। अभी आप जानते हैं एक राज्य है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। और लद्दाख में एक व्यक्ति ने क्या किया? आंदोलन किया। जिस आंदोलन को किया उस व्यक्ति का नाम था सोनम वांगचुक। क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था सोनम वांगचुक। क्या नाम था उस व्यक्ति का? सोनम वांगचुक। और उन्होंने किया लद्दाख में 6वीं अनुसूची के लिए, क्या 6th शेड्यूल के लिए क्या किया उन्होंने? ये आंदोलन किया था। ठीक है, तो आपके नजर में ये ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक बनाया है? जापान, सिंगापुर, मलेशिया, यूएई। जल्दी से बताना है विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई पावर्ड बैंक। जल्दी से आपको बताना है कौन है मेरे भाई एआई पावर्ड बैंक बनाया है, किसने बनाया है? जल्दी से आपको बताना है एआई पावर्ड बैंक किसने बनाया है? जल्दी से इसका आंसर बताना है आपको। एआई पावर्ड बैंक किसने बनाया है? जल्दी से क्विक फास्ट। एआई पावर्ड बैंक मलेशिया ने बनाया है। किसने बनाया है? मलेशिया ने। आप लोगों को जल्दी से बताना है कि COP30 का सम्मेलन कहां पे हो रहा है? जल्दी से आप लोगों को बताना है COP30 कहां पे हो रहा है मेरे भाई? COP30 कहां पे हो रहा है? ब्राजील का एक शहर है बेलम। कहां पे हो रहा है? ब्राजील का एक शहर है बेलम। क्या है? ब्राजील का एक शहर है बेलम। क्या है? ब्राजील का एक शहर है बेलम, वहीं पे COP30 हो रहा है। अभी 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी हुआ था। कहां हुआ था? जल्दी से बताना है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। जल्दी से बताना है आप सबों को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ था मेरे भाई? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? जल्दी से बताइए आप लोग 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? जल्दी से आप सबों को बताना है कि 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। कहां हुआ था मेरे भाई? ब्राजील के रियो जी जनेरियो में। कहां हुआ था? ब्राजील के रियो जी जनेरियो में। ठीक है, यहां पे 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया?
कमल हसन, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, मोहनलाल। किसे दिया गया मेरे भाई, जल्दी से आपको बताना है किसे दिया गया है, जल्दी से आपको बताना है कि वर्ष 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, रियो डी जनेरियो, बिल्कुल सही बात है। वर्ष 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। वर्ष 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, मोहनलाल, बिल्कुल सही जवाब है मोहनलाल। एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि अब आपको अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे आइए, द ऑफिसर्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे, उस पे ई बुक होगा, वहां पे जाएंगे आपको वो सारा पीडीएफ मिल जाएगा, सारी क्लासेस का पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। चलिए एक और सम्मेलन की बात करते हैं कि 35वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ है मेरे भाई, 35वां नेटो शिखर सम्मेलन, 35वां नेटो शिखर सम्मेलन कहां हुआ है मेरे भाई, 35वां नेटो शिखर सम्मेलन कहां हुआ है मेरे भाई, जल्दी से आपको बताना है। 35वां नेटो शिखर सम्मेलन, जल्दी से आपके आंसर्स आने चाहिए स्पीड में। 35वां नेटो शिखर सम्मेलन तो कहां हुआ है मेरे भाई, 35वां नेटो शिखर सम्मेलन। ये 35वां नेटो शिखर सम्मेलन जो है मेरे भाई वो कहां आ रहा है, तो 35वां नेटो शिखर सम्मेलन जो है मेरे भाई वो कहां हुआ है, तो वो हुआ है हेग में। कहां हुआ है, हेग में। और हेग कहां है, नीदरलैंड में। कहां है मेरे भाई, तो हैग जो है वो कहां है, नीदरलैंड में है। कहां पे है, नीदरलैंड में है, ध्यान रखना। हैग कहां है, तो नीदरलैंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों का जीविका भर्ती का पेपर हो रहा है। लास्ट टाइम आपको चाहिए रिवीजन कक्षाएं, तो हमारे ऐप के साथ आप जुड़ सकते हैं। हम आपको ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, लाइवहुड स्पेशलिस्ट, ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट जैसे पदों के लिए कोर्सेज करवा रहे हैं। तीसरा सवाल है, तिरुमाला हिल्स और एरा मिट्टी डिवालू किस राज्य में स्थित है, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु। कहां पे स्थित है मेरे भाई, जल्दी से आपको बताना है किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताना है किस राज्य में स्थित है, जल्दी से आप लोग बताएंगे किस राज्य में स्थित है, जल्दी से क्विक फास्ट, किस राज्य में स्थित है, जल्दी से आपको बताना है। सर कल मेरा एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए। आलोक आपके साथ पूरा आशीर्वाद है हम सभी शिक्षकों का, और आलोक आप सबों की ही तरह बड़े प्रिय विद्यार्थी हैं, वो सारी कक्षाओं में बड़ा रेगुलर रहते हैं, बड़ा नॉलेजेबल पर्सन भी हैं। मैं उनसे डिजिटली ही मेरी मुलाकात हुई, लेकिन आलोक रियली, आलोक जैसे बहुत सारे आप सभी हैं, इसको अन्यथा नहीं लेना आप सभी, लेकिन होता है ना कुछ बच्चे रेगुलर मोड में आते हैं, तो आलोक है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो नीतू है, ये सारे लोग रेगुलर मोड वाले हैं, ठीक है, रेनू है, ठीक है। आंध्र प्रदेश क्या है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश। और एक बात आप बताइए, अमरावती क्या है, अमरावती किस राज्य की राजधानी बनने वाली, अमरावती, जिसको बड़ा हाईटेक सिटी कहा जा रहा है। अमरावती को क्या कहा जा रहा है, हाईटेक सिटी। क्या कहा जा रहा है, अमरावती को हाईटेक सिटी के बारे में कहा जा रहा है कि अमरावती जो है वो क्या है मेरे भाई, हाईटेक सिटी है। ठीक है, अमरावती क्या है मेरे भाई, हाईटेक सिटी है। क्या है, अमरावती जो है वो एक हाईटेक सिटी है। क्या है, अमरावती हाईटेक सिटी है। ठीक है, अमरावती कहां पे है मेरे भाई, जल्दी से बताना है। अमरावती किसकी राजधानी बनने वाली है, जल्दी से आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, चलिए गुड, अमरावती आंध्र प्रदेश की ही राजधानी बनने वाली है। चलिए, टीम वर्ल्ड ने किसे हरा के लेवल अप 2025 का खिताब जीता, टीम एशिया, टीम यूरोप, टीम अफ्रीका, टीम ऑस्ट्रेलिया, किसका खिताब जीता है मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर बताना है आपको। और 25वां उच्च न्यायालय भी अमरावती में बनने वाला है। गुड, किसको हरा के जीता है मेरे भाई, तो ये टीम यूरोप को, किसको, टीम यूरोप को। और आपको जल्दी से बताना है कि 8वां सौर गठबंधन क्या है, 8वां सौर महागठबंधन की बैठक कहां हुई थी। अब ये आपको चुनावी वाला महागठबंधन नहीं समझना है, 8वां सौर महागठबंधन की बैठक कहां हुई है, तो ये जगह है 8वां सौर महागठबंधन की जो बैठक हुई है, ये जगह कहां है, तो ये नई दिल्ली का है, प्रगति मैदान, जिसको आप कहते हैं भारत मंडपम। क्या कहते हैं इसको, भारत मंडपम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, भारत मंडपम कहते हैं। ये कहां है मेरे भाई, नई दिल्ली में है। कहां है, ये नई दिल्ली में है, भारत मंडपम। क्या है, भारत मंडपम।
नेक्स्ट सवाल है, पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर खिताब 2025 किसने जीता? किलियन एम्बाप्पे, लियोनेल मेसी, ओस्माने डेम्बले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है मेरे भाई? जल्दी से बताना है इसका आंसर। कौन है मेरे भाई? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। पाल्मे बैलन डी'ओर खिताब किसने जीता है? जल्दी से आपको बताना है। बैलन डी'ओर खिताब किसने जीता है? जल्दी से आपको बताना है। क्विक फास्ट, जल्दी से बताइए आप सभी, आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ओस्माने डेम्बले। क्या नाम है? ओस्माने डेम्बले। चलिए जल्दी से मुझे कुछ बातें आप लोग बताइए कि हमारा जो जल्दी से कुछ बताना है आपको कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला है? मेजर ध्यानचंद, क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या है मेरे भाई? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? जल्दी से बताना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है मेरे भाई 2024 का? जल्दी से आपको नाम बताना है। कुछ लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो सबसे पहले जो व्यक्ति का नाम है उसका नाम है गुकेश डी कुमार। क्या नाम है? गुकेश डी कुमार। क्या नाम है? गुकेश डी कुमार। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका क्या नाम है? प्रवीण कुमार। क्या नाम है? दूसरे व्यक्ति का नाम है प्रवीण कुमार। और तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। क्या नाम है? तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। क्या नाम है? हरमनप्रीत कौर। क्या नाम है? हरमनप्रीत कौर। और जो चौथे हैं उनका क्या नाम है मेरे भाई? गुकेश डी कुमार, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर है। कौन है मेरे भाई? मनु भाकर है। कौन है? मनु भाकर है। ठीक है, गुकेश डी कुमार, हरमनप्रीत कौर, प्रवीण कुमार, मनु भाकर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 इन लोगों को मिला है। किन्हें मिला है? गुकेश डी कुमार को, प्रवीण कुमार को, मनु भाकर, हरमनप्रीत कौर को। चलिए इसमें से एक नाम पूछ लेता हूं कि हरमनप्रीत कौर कौन से खेल की खिलाड़ी है? हरमनप्रीत कौर जो है वो किस खेल की खिलाड़ी है? ये जल्दी से आपको बताना है आंसर। हरमनप्रीत कौर किस खेल की खिलाड़ी है मेरे भाई? हरमनप्रीत कौर किस खेल की खिलाड़ी है मेरे भाई? जल्दी से बताना है। हरमनप्रीत कौर किसकी है? तो हॉकी की खिलाड़ी है। हरमनप्रीत कौर किसकी खिलाड़ी है? तो हॉकी की खिलाड़ी है। हरमनप्रीत कौर किसकी खिलाड़ी है? तो हॉकी की खिलाड़ी है। नेक्स्ट सवाल है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह। कौन बने मेरे भाई? जल्दी से बताना है। कौन बने हैं मेरे भाई? जल्दी से बताइए आप सभी, कौन बने 100 विकेट लेने वाले? जल्दी से बताइए आप सभी, कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह बने हैं। कौन बने मेरे भाई? अर्शदीप सिंह बने हैं। ठीक है, अर्शदीप सिंह बने हैं। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार, केरल, झारखंड, तमिलनाडु। कौन है? बिहार, केरल। कौन है मेरे भाई? तो जल्दी से, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, तमिलनाडु। अभी आपसे सर ने सवाल पूछा था कि बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है? जल्दी से आपको बताना है, महिलाओं को कितना आरक्षण है मेरे भाई? तो महिलाओं को जो आरक्षण है बिहार में वो 50% है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल भी थोड़ा सा अलग है कि बिहार में सरकारी नौकरी में क्या है? बिहार में सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितना आरक्षण है ये बताना है आपको। बिहार में सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितना आरक्षण है ये आपको बताना है। जल्दी से, बिहार में सरकारी नौकरी में, ठीक है, सवाल क्या है मेरा? बिहार में सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? जल्दी से, 35%। क्या है? 35%। क्या है?
35%। एक सवाल आपसे मेरा ये भी है कि मान लीजिए पंचायत की हम बात करते हैं, ठीक है, तो पंचायत किस सूची का विषय? सीधा सीधी, ज्यादा से हिसाब नहीं लगाना है। पंचायत क्या है? तो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है, ठीक है। राज्य सूची का विषय ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंचायत क्या है? राज्य सूची का विषय है। देखिए, स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, ये कहीं ना कहीं पंचायती राज का ही तो उद्देश्य है, क्योंकि पंचायती राज क्या कहता है कि सत्ता के भागीदारी में आम लोगों को जोड़ना। और एक सूचना है आप सबों के लिए कि मैं रोज सुबह 9 बजे आईएएस पीसीएस बाय द ऑफिसर्स एकेडमी पे डेली करंट अफेयर का एमसीक्यूज लेता हूं। वहां पे आप समूह को जुड़ना है, वहां पे आप समूह को जुड़ना है और खूब सारे सवालों को करना है मेरे भाई, ठीक है। खूब सारे सवालों को करना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जल्दी से बताइए कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है मेरे भाई? तो बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार है, ठीक है। कौन सा राज्य है? बिहार। अब जल्दी से बता दीजिए कि बिहार के राज्यपाल कौन है? जल्दी से आपको बताना है बिहार के राज्यपाल कौन है। बिहार के जो राज्यपाल है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है मेरे भाई? आरिफ मोहम्मद खान नाम है। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान नाम है। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान नाम है। और भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है मेरे भाई? भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? जरा जल्दी से आप लोग बताइए, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है मेरे भाई? तो भारत के राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है। आप कहिएगा कि सर इतना इजी क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपका पेपर भी इतना ही इजी पूछता है। अब बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। जल्दी से बताइए आप लोग, भारत के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है मेरे भाई? तो भारत के उपराष्ट्रपति का नाम है सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। भारत का निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओडिशा। किस राज्य में बनाया जाएगा मेरे भाई? जल्दी से इसका आंसर बताइए। किस राज्य में भारत का पहला निजी तेल भंडार बनाया जाएगा? जल्दी से बताइए कहां बना, किस राज्य में बनाया जाएगा? जल्दी से बताइए आप सभी, किस राज्य में बनाया जाएगा मेरे भाई? किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटका में। ये निजी तेल भंडार क्या है? मतलब हम लोग आपातकालीन सुविधाओं के लिए तेल का भंडार रखते हैं, ठीक है। सरकारें भी पहाड़ के अंदर, ठीक है, वैसे स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशंस के लिए जब देश में वैसी आपातकाल की स्थिति हो तब के लिए ये रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ने से पहले सूचना है, हमारा संस्थान आप सबों के लिए बिहार जीविका भर्ती के बहुत सारे कोर्सेज लेके आया और आप लास्ट टाइम में रिवीजन मोड के लिए इससे बेहतर कोई बैच नहीं हो सकता, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग में कौन सा स्थापन दिवस मनाया गया? 20वां, 22वां, 23वां, 24वां? कौन सा स्थापन दिवस, स्थापना दिवस मनाया गया है? जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? जल्दी से आप लोगों को बताना है मेरे भाई कौन सा स्थापन दिवस मनाया गया है? जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24वां। क्या है? 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब एक सवाल आप बताइए, बिहार सरकार का 7वां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्या है? 7वां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये आपको बताना है। 7वां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताना है। बिहार राज्य के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए आप लोग, बिहार के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? तो अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर अशोक चौधरी। क्या नाम है? डॉक्टर अशोक चौधरी। क्या नाम है मेरे भाई? डॉक्टर अशोक चौधरी। क्या नाम है? डॉक्टर अशोक चौधरी। क्या नाम है मेरे भाई? डॉक्टर अशोक चौधरी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे? 35वां, 36वां, 37वां, 38वां? कौन से स्थान पे है मेरे भाई? जल्दी से बताइए कौन से स्थान पे है? जल्दी से आपको बताना है कौन से स्थान पे है भारत? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप, कौन से स्थान पे है भारत?
तो देखिए भाई कौन से स्थान पे, 38वां स्थान पे। कौन सा है? 38वां स्थान है। अच्छा एक सवाल मुझे बताइए, इस वर्ष का हिंदी देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, सॉरी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार आप सभी जानते हैं ये होता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है। ये क्या है? 2025 से मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, बिहार से संबंधित सवाल है। मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया है? जल्दी से बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? मैथिली भाषा के लिए। क्या नाम है उनका? नेहा झा मनी। क्या नाम है मेरे भाई? नेहा झा मनी। क्या नाम है मेरे भाई? नेहा झा मनी। क्या नाम है मेरे भाई? नेहा झा मनी को, ठीक है। अब जल्दी से बता दीजिए कि अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें मिला है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें मिला है? जल्दी से बताना है। अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें मिला है? अद्वैत कोठारी को। किन्हें मिला है? अद्वैत किन्हें मिला है? अद्वैत कोटडी जी को। अद्वैत, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें मिला है? अद्वैत कोटारी। किनको मिला है? अद्वैत कोटारी को। देखिए भाई एक बात आप सभी ध्यान रखेंगे, आप लोगों का सारा पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया है। उसको अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और सीधी सी बात सारा पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। एक दूसरी सूचना है, मैं रोज सुबह 9 बजे ISPCS बाय द ऑफिसर्स एकेडमी पे क्लासेस लेके आता हूं डेली करंट अफेयर का। आपको वहां पे जुड़ना है और मैं डेली करंट अफेयर में बहुत सारे नए नए सवाल लेके आता हूं, उसके साथ आप जुड़िए और ढेर सारी क्लासेस का आप वहां आके आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हम लोग करंट अफेयर में बहुत कुछ वहां पे नई नई चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अद्वैत कोटारी को, इनका जो था सिद्धार्थ द विक्रम बुद्ध, इनकी किताब थी सिद्धार्थ। क्या नाम थी इनकी किताब? का नाम था सिद्धार्थ विक्रम, क्या नाम है? हुविकम बुद्ध, ठीक है। हुविकम बुद्ध। अब जल्दी से बताइए हिंदी भाषा के लिए किन्हें मिला? जल्दी से बताना है। हिंदी भाषा के लिए किन्हें मिला है? पार्वती तिर्की को। किन्हें मिला है मेरे भाई? हिंदी भाषा के लिए जो मिला है वो पार्वती तिर्की को मिला है। किन्हें मिला है? पार्वती तिर्की को मिला है। वहीं पे संस्कृत के लिए मिला है डॉक्टर धीरज पांडे को। संस्कृत के लिए किन्हें मिला है मेरे भाई? डॉक्टर धीरज पांडे को। किन्हें मिला है? डॉक्टर धीरज पांडे को। किन्हें मिला है मेरे भाई? डॉक्टर धीरज पांडे को। किन्हें मिला है मेरे भाई? डॉक्टर धीरज पांडे को। किन्हें मिला है? डॉक्टर धीरज पांडे को। किन्हें मिला है? डॉक्टर धीरज पांडे को। किन्हें मिला है? डॉक्टर धीरज पांडे को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पॉलीमेटिकल सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? चीन, जापान, भारत, अमेरिका। किन्हें दिया गया है मेरे भाई? किस देश को दिया गया है? जल्दी से बताना है आपको, किस देश को दिया गया है? जल्दी से आपको बताना है मेरे भाई, किस देश को दिया गया है? तो भारत को दिया गया है। किसे दिया गया है? भारत को। नेक्स्ट सवाल है, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहां हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। कहां हुआ है? जल्दी से आपको बताना है मेरे भाई, कहां हुआ है ये? कहां हुआ है? जल्दी से आपको बताना है। महिला कैंसर उपचार केंद्र कहां हुआ है? जल्दी से बताना है। महिला कैंसर उपचार केंद्र कहां हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहां हुआ है? नई दिल्ली में। आप जानते होंगे बिहार में महावीर कैंसर संस्थान है, ठीक है। महावीर कैंसर संस्थान है, ठीक है। महावीर कैंसर संस्थान ने क्या किया मेरे भाई? उन्होंने बिहार में भूमिगत जल का अन्वेषण किया, खोज किया। उसमें बताया कि मैग्नीज का प्रचुर मात्रा में भंडार मिला है, जो कहीं ना कहीं खतरे का निशान है, जो कि कैंसर एलिमेंट है। क्या है ये? कैंसर एलिमेंट है। क्या है मेरे भाई? ये कैंसर एलिमेंट है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन से जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। कहां किया गया है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है किस राज्य में किया गया है। जल्दी से बताना है आपको, पंजाब में। और पंजाब में आप देखते होंगे भारत नेट परियोजना का
भारत नेट परियोजना का संशोधित रूप भी प्रयोग में लाया जा रहा है। इसका क्या है? संशोधित रूप। कहने का मतलब क्या है? भारत नेट परियोजना जो भारत के सीमावर्ती राज्य हैं, उन राज्यों में क्या करना है कि उन्हें ब्रॉडबैंड सुविधाओं से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? ब्रॉडबैंड सुविधाओं से जोड़ना है। याद रखना है, ब्रॉडबैंड सुविधाओं से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? ब्रॉडबैंड सुविधाओं से जोड़ना है। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई, क्या है? बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी? कृति पटेल, साक्षी मिश्रा, मरियम फातिमा, प्रिया सिंह। कौन है मेरे भाई? जल्दी से बताना है आपको। कौन है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है। कौन है वो? जल्दी से आपको बताना है। कौन है वो? जल्दी से आपको बताना है। मरियम फातिमा है। कौन है मेरे भाई? मरियम फातिमा है। कौन है? मरियम फातिमा है। ठीक है, मरियम फातिमा है। चलिए गुड। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। किस राज्य में किया जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बताना है किस राज्य में किया जाएगा। जल्दी से बताना है किस राज्य में किया जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा मेरे भाई? तो वो राज्य क्या है? मध्य प्रदेश। क्या है वो राज्य? क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक स्टेशन है जिसका नाम था पहले हबीबगंज, और उसका नाम बदल के क्या किया गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या किया गया मेरे भाई? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया मेरे भाई? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ने से पहले सूचना है, हमारा संस्थान आपके लिए जीविका भर्ती के लिए बहुत सारे बैचेस लेके आया है जो आपके रिवीजन मोड के लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। इसके साथ जुड़िए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में हुआ है? भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान। 2027 में एससीओ का क्या नाम है? पूरा संघाई सहयोग संगठन। क्या नाम है मेरे भाई? संघाई सहयोग संगठन। अभी इसी बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी चीन गए थे। कहां गए थे? चीन गए थे, जहां का फोटो वायरल हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि हमने भारत को खो दिया है। क्या किया है? हमने भारत को खो दिया, हमारे प्यारे नेबरहुड पड़ोसी पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, भोपाल। कहां किया गया है मेरे भाई? दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, भोपाल। जल्दी से बताना है कहां किया गया है मेरे भाई। जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है आपको कहां किया गया है मेरे भाई। जल्दी से बताना है आपको कहां किया गया है मेरे भाई। जल्दी से बताना है आपको, तो कहां किया गया? गुवाहाटी में किया गया। कहां किया गया है? गुवाहाटी में। नेक्स्ट सवाल है, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। किसने मनाने की घोषणा की मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है कौन सा देश है जो शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? कौन किया है मेरे भाई? जल्दी से बताना। जल्दी से बताना है आपको कौन सा देश है मेरे भाई। कौन सा है? नेपाल है। कौन सा? और नेपाल में आप सभी जानते हैं कि जैनजी आंदोलन हुआ है। क्या हुआ है? जैनजी आंदोलन हुआ है। ठीक है, जैनजी आंदोलन। और करंट अफेयर का लास्ट सवाल है, सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। अभी आप जानते हैं नेपाल में जैनजी आंदोलन हुआ, उसके बाद नेपाल में जो नेपाल की पहली महिला आप कह सकते हैं सविता भंडारी अटॉर्नी जनरल मिली है। अब हमारे बीच आपके गणित के बहुत अच्छे शिक्षक जो आपको बहुत साधारण सी भाषा में गणित को अच्छे तरीके से समझाते हैं, आपके हमारे प्यारे परवीन सर आ रहे हैं। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी छात्र ये बात समझ गए होंगे कि जो एग्जाम में जो प्रश्नों का स्तर है वो ठीक हूबहू हम लोगों ने वही स्तर कराया है आपको, चाहे वो पेड बैच की बात हो, चाहे आपकी यूट्यूब की कक्षाएं जो है, जैसा सिलेबस दिया गया था हमने उसी सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ाया और एग्जाम में सवाल भी उसी आधार पर पूछे जा रहे। तो आप सबको घबराना नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, जैसा पढ़ाया गया है वो बेहतर है आपके लिए और एग्जाम में जाकर आपको गर्दा उड़ा देना है। जी हाँ, चलिए बिना कुछ देरी के वे स्टार्ट करते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भाई एग्जाम इस बार आपका एकदम होगा ही, पार कर पाएंगे आप इस एग्जाम को। ये सवाल है, एक डीआई का सवाल है। इस डीआई का सवाल आपको करके बताना है कि ये सवाल का सही आंसर क्या होगा। सवाल है कि निम्नलिखित दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई अवधि के लिए निर्यात औसत से कितने वर्षों में अधिक था। यानी ये जो आपको निर्यात दिया गया है 2008 का, 2009 का, 2010 का, इनका आपको औसत निकाल लेना है और कहा जा रहा है कि इनके औसत से कितना अधिक, भाई कितने साल में अधिक है। तो पहले हम इनका औसत निकालेंगे, इन सबको जोड़ लेते हैं। 4, 5, 9, 8, 17, 9, 26, 8, 34, 5, 39, 39, 2, 41, कैरी हो गया 4, 12, 4, 16, 11, 27, 27, 11, 38, 38, 10, 48, 48, 9, 57, 57, 8, 65, 65, 7, 72। अच्छा, इनका अगर हम औसत निकाले तो 3, 3, 6, 1, 7 साल है ना, तो 7 से भाग लगा देंगे, औसत आ जाएगा। ये औसत आ रहा है आपका 10.3। अब सवाल क्या कह रहा है कि ऐसे कितने वर्ष हैं जो औसत से ज्यादा है। जी हां, तो आप देख पा रहे हैं कि 10.7 से जो ज्यादा है वह 2011 में भी है, 2012 में भी है, 2013 में भी है, 2014 में भी है। यानी ऐसे 4 साल हैं जहां पे औसत से भी अधिक निर्यात हुआ है। तो ये सवाल का जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। जी हां, ये सवाल का सही आंसर आपका ए हो रहा है। आगे बढ़ते 38 नंबर सवाल कह रहा है यदि 25, 35 और पी क्रमिक अनुपात में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब यह होता है कि जो 25 के साथ 35 का अनुपात होगा वही 35 के साथ पी का अनुपात होगा। या आप इसे पढ़ते हैं तृतीय अनुपाती में। उस तृतीय अनुपाती में भी पहला से दूसरे का जो रेशियो होता है दूसरे से तीसरे का रेशियो सेम होता है। तो अगर मैं बात कहूं कि जो 25 का 35 से रेशियो है वही 35 से अगर पी का रेशियो है, समान रेशियो है, तो हम यहां से पी का मान ज्ञात कर सकते हैं। 5 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 5 से देखिए यहां पे 7 हो रहा है, यानी पी का मान 7 सते 49 होगा। जी हां, इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, आंसर इसका 49 होगा। जी हां, बहुत बढ़िया, सबके उत्तर भी आ रहे कि 25 का जो 35 के साथ रेशियो है वही 35 के साथ पी का रेशियो होगा। यही तो क्रमिक अनुपात होगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस हो जाएंगे। आगे आपको मैं बता दूं कि भाई बिहार शिक्षक भर्ती के बाद बिहार जीविका में भी द ऑफिसर एकेडमी का परचम फहरने वाला है। भाई बहुत ही संख्या में रिजल्ट आने वाला है क्योंकि पेड बैचेस के पढ़ाए गए कंटेंट ही पूछे जा रहे। तो आप इस बैच को अगर अभी तक नहीं लिए तो ले लीजिएगा। ये सवाल का आपको उत्तर देना है। जरा ये सवाल का सही उत्तर करके बताएंगे कि ये सवाल का सही उत्तर क्या होगा। ये पाई चार्ट का सवाल है। सवाल कह रहा है दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2015 में आइसक्रीम फ्लेवर की लोकप्रियता का प्रतिनिधित्व करता है। 2015 में यदि चॉकलेट स्वाद की कुल बिक्री 5160 रुपए के लिए है। आप यहां पे देखेंगे तो चॉकलेट की जो बिक्री है वह 25.80% थी, लेकिन सवाल में कह रहा है चॉकलेट की जो बिक्री है वो 5160 है। फिगर में देखिए 25.80 लिखा हुआ है, सवाल में 5160 लिखा हुआ है। हमसे कह रहा है कुल बिक्री। तो आप जानते हैं कि अगर ये प्रतिशत में लिखा हुआ है तो टोटल 100 होगा। अगर ये आपको डिग्री में लिखा होता तो टोटल 360 होता। यानी आपसे 100% का मान पूछा जा रहा है। 1% का मान आप कहेंगे 5160 बट्टा 25.80। 100 का मान निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। आपको अगर यहां पे पॉइंट हटाना रहा तो 100 ऊपर जाएगा। देखिए कट रहा है, 1 0 से 1 0 कट रहा है, ये 2 से कट जा रहा है। 2 को अगर हम 10,000 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा उत्तर हो रहा है 20,000 रुपया। यानी टोटल जो होगा वह क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा।
लेकिन रुक जाइए, मेरे तरफ से एक गलती हुई है। मैंने पढ़ लिया था कुल बिक्री, लेकिन कुल बिक्री किसका पूछा गया है, मैंने ये छोड़ दिया था। वेनिला का पूछा गया है। जो वेनिला फ्लेवर होता है उसकी बिक्री के बारे में बात हुई थी, वह तो 16.50% था। अगर ये सबका मिलाकर कुल बिक्री का था ना, तब हम 100% निकालते। यहां पे तो भाई साहब वेनिला वाला पूछा है, तो वेनिला 16.50 है, इसका मान निकालना है। 5160/25.80 गुणे आपका 16.50 होगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहां भी है, 2 डिजिट यहां भी है, काट दीजिए। ये 2 से कट रहा है मेरे भाई, आप 2 से कट रहा है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूं। हां, 2 से ही कट रहा है। ये 2580 है, ये 5160 है, 2 से कट रहा है। 2 को अगर 1650 में गुणा करेंगे तो ये 3300 रुपया आएगा। इस सवाल का उत्तर ए होगा, ना कि डी होगा। अगर कुल पूछा होता तब हम 100% निकालते। हमसे यहां पर वेनिला वाला पूछा था, यानी 16.50 पूछा था, निकाल सकते हैं। आंसर 3300 होगा। ये सवाल जरा करके बताएं, ये सवाल का सही आंसर क्या होगा। ये सवाल जरा करके बताएं कि किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसे हम भाई बिना कुछ दिमाग लगाए हुए ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि 60 अगर सही है सर, तो इसका 30% हो रहा है 18। अगर 18 को 49 में जोड़ेंगे तो क्या 60 मिल रहा है, वही संख्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि 49 और 18 जोड़ने पे 67 हो रहा है, ये नहीं होगा। अच्छा, 70 में 70 का अगर आप 30% निकालेंगे तो 21 आएगा। क्या 21 को 49 पे जोड़ने पर क्या 70 प्राप्त हो रहा है? हां जी, 70 प्राप्त हो रहा है। आंसर बी हो जाएगा। और नहीं तो आप दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहते हैं तो सवाल कहा था कि 30% में 49 जोड़ दीजिए तो वह संख्या मिल जाएगी, यानी 100% मिल जाएगा। टोटल वह नंबर मिल जाएगा। अगर एक तरफ रखेंगे परसेंटेज तो 70% का मान 49 आएगा। 100% का मान यहां से हम निकालेंगे तो 100% का मान भी क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो इसे आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, भाई कुछ दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल का जरा उत्तर देंगे, एवरेज से संबंधित है। और आज के पेपर में इस टाइप का सवाल देखने को मिला था मेरे भाई। तो ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 5, 7, 9 x 15 का औसत 10 है। 5, 7, 9 x 15 का जब हम औसत निकालेंगे, यानी 5 से भाग लगाएंगे, तो ये जो औसत आएगा वह 10 आएगा। तो यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं। 5, 7, 12, 12, 9, 21, 21, 15, 36। ये ऊपर में x प्लस 36 हो रहा है। 5 जाएगा उधर गुणा करने, यानी x का मान आ जाएगा 14। जी हां, x का मान क्या हो चुका है? 14 हो चुका है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि 17, 8, 19, 16 x y 4 का औसत 12 है। आपको x के जगह पे क्या पता चल चुका है? 14 पता चल चुका है। तो जरा इनका एवरेज निकालते हैं, जोड़ देते हैं पहले। 17, 8, 25, 25 और 19 44, 44 और 16 60, 60 और 14 74, 74 और 4 78 और y यानी y प्लस 78 जोड़ने पे आ रहा है। इनका औसत निकालेंगे। 3, 3, 6 एक 7 संख्या था, 7 से भाग लगाते यही औसत आता। सवाल में औसत कितना दिया हुआ था? 12। आप देख पा रहे हैं कि y प्लस 78 बराबर 12 सत्ते 84 हो रहा है। तो y का मान क्या होगा? 84 से 78 घटा दीजिए भाई साहब, 6 होगा। यानी y का मान ऑप्शन से हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। जी हां, इस सवाल का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल का आंसर हमारा डी होगा। आगे बात करते हैं, जरा ये सवाल उड़ा दीजिए भाई। ये सवाल बहुत ही आसान है और मैं सबसे चाहूंगा कि ये आंसर का जवाब दे दें। जी हां, कह रहा है एक विक्रेता एक उत्पाद को 5% लाभ पर बेचता है। यदि लाभ 120 रुपया कम हो तो लाभ 3.5% हो जाता है। जरा गौर करिए,
पहले 5% लाभ हो रहा था, अब लाभ 3.5% है, यानी पहले से 1.5% लाभ घट गया है। लेकिन सवाल ने कहा है कि लाभ तो 120 घट गया है, यानी हम कह रहे हैं प्रतिशत में 1.5% कम हुआ है, सवाल कह रहा है नंबर में कि 120 कम हुआ है, यानी यही 1.5% 120 रुपए के बराबर है। हमसे कह रहा है क्रय मूल्य, आप जानते हैं प्रतिशत में क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है, तो 1% का मान 120 बट्टा 1.5, तो 100 का मान निकालना है। पॉइंट हटेगा, जीरो बैठ जाएगा, 15 से 8 से गुणा होगा, 8 को 1000 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 8000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये सवाल का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में भरा पड़ा है और आप सब मैथ्स बना रहे हैं, भाई मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि जब शुरुआत में मैंने आपके साथ जो बैच शुरू किया, पेड बैच शुरू किया, उसमें मैथ्स में आपको बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब आप सबके ना बेसिक चीजें भी करने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आज उसका परिणाम देखिए, आप सवालों के उत्तर दे रहे हैं। भाई मेरे लिए इससे बड़ी गर्व करने की बात मुझे तो नहीं पता है। जी हां, मेरे लिए सबसे गर्व करने की बात वही होती है कि जब मेरे द्वारा पढ़ाए गए छात्र जो है वो आंसर देते हैं, मेरे से पहले आंसर देते हैं। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। इस सवाल के बाद बढ़ते हैं 43 नंबर सवाल। जरा इस सवाल को भी आप उड़ा दीजिए कि यह सवाल का भी उत्तर क्या होगा। भाई यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 279 है। आपको मैंने 2 साल का भी अंतर का फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा, 3 साल का भी अंतर का फॉर्मूला बताया था। तो ये 3 साल का जो अंतर का फॉर्मूला होता है, रट जाइए। पहले तो मैं 2 वर्ष के लिए भी अंतर का फॉर्मूला लिख दूं कि 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर का फॉर्मूला बनता है वह बनता है PR² बाई 10,000। वैसे अगर 3 वर्ष की बात करता है तो PR² बाई 10,000 तो लिखते ही हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, ऊपर में 300 प्लस R गुणा करते हैं और नीचे में 2 जीरो और बैठा देते हैं। बस इस फॉर्मूले पे आपको रख देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। जी हां, अंतर कितना दे रखा है दोस्त, 279। धनराशि P नहीं पता है, R का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। भाई 300 को रेट के साथ जोड़ना है, 310 होगा, और नीचे में हमारे पास कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं। अब जरा इनको हम काटने का काम करते हैं, 00 से 00, 10 से 10, 81 से देखिए ये 9 से कट रहा है, 1000 में 9 गुणा होगा तो 9000 हो जाएगा। जी हां, मूलधन का मान क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, यानी ये सवाल का सही उत्तर क्या आ जाएगा, बी करेक्ट आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 43 के बाद जरा आप 44 नंबर एक सवाल है, जरा ये 44 नंबर सवाल को भी करके बताइए। साझेदारी वाली सवाल है, पार्टनरशिप का सवाल है, जिसमें हम जानते हैं कि जो लाभ का अनुपात होता है वह निवेश गुणे समय का अनुपात होता है। सवाल क्या कह रहा है, हेमंत ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। 8 महीने बाद 70,000 रुपए की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। देखिए ध्यान से, ये शुरुआत किया है और ये 8 महीने के बाद जुड़ा है, यानी ये जितना समय के लिए रहा है उससे 8 महीने कम समय के लिए दूसरा वाला रहा है। कह रहा है 3 वर्ष बाद। तो एक बात समझने की जरूरत है कि अगर ये शुरुआत किया है तो 3 वर्ष का 3 वर्ष वो समय रहा उसका, 3 वर्ष का मतलब 36 महीना। तो इसमें हम 36 से गुणा करेंगे, चूंकि ये 8 महीने नहीं था 36 में, यानी ये 28 महीने रहा, तो भाई 36 में से 8 घटा दिए 28, उसका 28 महीना रहेगा। यही तो लाभ का अनुपात होता है कि निवेश को जब हम समय से गुणा करते हैं और जो अनुपात आता है उसी को लाभ का अनुपात कहते हैं। चलिए 4 जीरो से 4 जीरो काट देते हैं। भाई और कट रहा है क्या, देख लो जरा, और कट रहा, हाँ कट रहा। 4 से ये 9 हुआ, 4 से ये 7 हुआ, यहां पे देखिए 5 9 45 और यहां पे देखिए 7 7 49, यानी जो लाभ का अनुपात होगा वह ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस सवाल का उत्तर ए होगा।
आगे बात करते हैं, एक डीआई का सवाल है, टैबुलेशन का सवाल है, थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं, बट हम कर सकते हैं, एग्जाम में भी उसको भी बना सकते हैं, बशर्ते इस टाइप के जब सवाल आए ना, डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल आए, तो आपको धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे डिफरेंट डाटा होते हैं जिसको आप पढ़ेंगे ये, उतार देंगे ये, इसलिए यहां पे आपको थोड़ा सा आराम से बनाना चाहिए। सवाल देखिए कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2018 के पहले 6 महीने के दौरान डीलरों ए, बी, सी, डी और ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या है ये। जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। आप बात कर रहा है जनवरी, अप्रैल और जून में बी के बारे में। इस बी के बारे में क्या बात कर रहा है मेरे भाई? इस बी के बारे में किस किस की बात कर रहा है? तो जनवरी की बात कर रहा है, अप्रैल की बात कर रहा है और जून की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर 600 है, यहां पे 580 है और यहां पे 620 है। तो इनकी कुल संख्या क्या होगी? जोड़ देते हैं। 620 में 580 जोड़ेंगे 1200 होगा, 1200 में 600 जोड़ेंगे हमारा 1800 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ क्या और क्या कह रहा है कि मार्च में डीलर ए और डी द्वारा, ये देखिए ये जो मार्च है इसमें ए और डी के द्वारा, तो ए कितना है 628 है, डी कितना है 722 है, इनको आपको जोड़ना है। तो 628 और 722 जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर 1350 आएगा। कह रहा है कि अनुपात क्या है इनका, भाई साहब रेशियो बताना है। बता दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। अच्छा, 5 से ये 36 होगा, 5 से ये 27 होगा, 9 से ये 4 होगा, 9 से ये 3 होगा। तो अनुपात हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 4:3 प्राप्त होगा। यह सवाल का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। अगले सवाल से पहले मैं पुनः बता दूं कि अगर अभी तक आपने बैच नहीं लिया है तो जल्द से आप बैच लेकर क्विक रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आज का तो ऐसा स्कोर है कि भाई सभी के जो नंबर्स आ रहे हैं ना वो 60 से ऊपर आ रहे हैं, मतलब 70 में से 60 से भी ज्यादा बनने वाले सवाल आ रहे हैं। मतलब बड़ा ही आपको अगर बेसिक चीजों के बारे में बस जानकारी हो जाए तो आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं पेपर में। आगे बात करते हैं, अगला सवाल एक और आ गया भाई मेरे, ये तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। कैसा अनुपात है? 15:8 है। 6 वर्ष पहले, यानी यहां भी 6 घटाना होगा, यहां भी 6 घटाना होगा। भाई 6 वर्ष पहले कैसा अनुपात था? 13:6 था। मैंने आपको पहले ही एक आगाह कर रखा है कि अगर रेशियो में समान संख्या जोड़ते हैं या समान संख्या घटाते हैं तो उनके बीच का अंतर कहीं नहीं बदलता है। जैसे मान लेते हैं मेरा भाई मुझसे अभी 2 साल छोटा है, तो अगर मैं 60 वर्ष का हो जाऊंगा तब भी वो 2 ही साल छोटा होगा, यानी अभी अंतर 2 साल का है तो 60 साल में भी अंतर 2 ही साल का होगा। यानी हमें अंतर को देखना है, अंतर समान होना चाहिए। अगर अंतर समान नहीं है तो अंतर समान कर देना है। भाई यहां पे देखिए अंतर 7 है, यहां पे अंतर 7 है और ये है जितेंद्र पांडे सर। नमस्कार नमस्कार, भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो ये है भाई अंतर 7, यहां भी अंतर 7 है, यहां कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक सी बात है कि 8 से 6 हुआ, 2 रेशियो घटा 6 वर्ष में। तो हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु यानी 15 रेशियो का मान, 2 बराबर 6 तो 15 बराबर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये सवाल का उत्तर आपका ऑप्शन से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आपके साथ बड़े मतलब उतावले प्रतीत हो रहे हैं। कभी हार जीविका में काहे नहीं उतावले रहेंगे? माल गदर काट दिया आप लोगों ने एकदम से, जो पढ़ाया वही आया, मतलब एकदम से गदर काट दिया है। गद्दर तो काटना तय था, लेकिन आपका क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। ये रहा मेरा क्वेश्चन था। चलिए गदर काट दिया है ना एकदम से। चलिए तो आप जुड़िए जल्दी से जितेंद्र पांडे सर के साथ। एक बार नाच के दिखा दीजिए। ये नहीं आता, यही तो कला नहीं आती है। बहुत धन्यवाद सर। चलिए अब हम लोग जीविका स्पेशल के प्रश्नों को देखेंगे। एकदम गदर काट दिया भाई, द ऑफिस एकेडमी वाले छात्रों ने गदर काट दिया है। मैं स्वयं बापू सभागार गया था, जहाँ पे परीक्षा केंद्र है, मैं स्वयं गया था। बस ये कि क्योंकि सामने आ नहीं सकता था, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, मतलब गजब का गदर काटा हम लोगों ने।
अभी जितनी परीक्षाएं होनी अभी देखिएगा, अभी जो फेमस पोस्ट है, जैसे हम कहते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जिसके लिए विषय की क्लासेस हमने स्वयं उपलब्ध कराई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आप लोग और गदर काटेंगे एकदम से, मतलब जलवा जलवा है। मैं बापू परीक्षा परिसर स्वयं गया था आज समय निकाल करके बच्चों से बात करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो, सही बात है ये कि जो कैमरे पे देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है वहां से डिफरेंट आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड में बहुत सारे बच्चों से बात की। ये बात सही कि द ऑफिसर एकेडमी का जलवा है और वहां भी परीक्षा केंद्र में जीविका को लेकर के। दूसरी बात ये साथियों, किसी के भ्रम में नहीं आना है। जीविका स्पेशल की जहां तक बात है, सब्जेक्ट स्पेशल जो लिखा गया साथियों, आप जानते हैं हम डे 1 से बता रहे हैं, हम आपको डे 1 से बता रहे हैं कि हर एक पोस्ट के लिए आपका सब्जेक्ट स्पेशल अलग अलग है और वह आप सभी को पढ़ाया भी गया है, अलग अलग ही पढ़ाया गया है। जैसे मान लीजिए कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का पाठ्यक्रम है, उसमें आपने मुझे नहीं देखा होगा, है ना। अगर आपने लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का पाठ्यक्रम है तो उसमें आपने मुझे नहीं देखा होगा। वजह यह कि हम जानते हैं कि किसका क्या पाठ्यक्रम। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, 1000+ लाइव वॉचिंग को पहुंचा दीजिए, फिर से 1000+ पहुंचाना है। मैं कह रहा हूं कि हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने सब्जेक्ट स्पेशल अलग अलग पढ़ाया है और द ऑफिसर एकेडमी पहली संस्थान है जिसने इस बात को डिकोड किया कि हर एक पद के लिए आपका सब्जेक्ट स्पेशल अलग अलग है। इसके बाद सभी लोग इसी रास्ते पर चल निकले। बहरहाल प्रश्न कि भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला राज्य कौन सा बना था? तो भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला जो पहला राज्य बना था, हम सभी जानते साथियों कि वो राजस्थान बना था और राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की। कहां से की गई थी साथियों? राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी। आप सभी जानते हैं कि इसको हमने पेड क्लास के अंतर्गत आप सभी को पढ़ा दिया है, पेड बैच के अंतर्गत हमने आप सभी को ये पढ़ा दिया है। बिल्कुल हम लोग ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंतर्गत मैं नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैं वहां पर, या मेरा जो विषय है वहां पर नहीं था। हम लोगों ने वेल प्लान करके, अच्छी तैयारी, रिसर्च करके तब हमने कोर्सेज के अकॉर्डिंग जो है क्लासेस उपलब्ध कराई। ऐसे नहीं किसी को कुछ भी पढ़ा दिया, भाई हमने किसी को कुछ भी नहीं पढ़ाया है। जिस पोस्ट के लिए जिस विषय की आवश्यकता थी हमने उस पोस्ट के लिए वही विषय पढ़ाया है। दावे के साथ कह रहा हूं कि एरिया कोऑर्डिनेटर का एग्जाम 26 नवंबर से स्टार्ट है और कमिटी कोऑर्डिनेटर का एग्जाम 4 दिसंबर से है। आप ही लोग आएंगे कमेंट करके बताएंगे कि जलवा हमारा रहा है, झंडा हमारा सबसे ऊपर रहा है द ऑफिसर एकेडमी का एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। बाकी पदों के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि भाई उसके लिए सब्जेक्ट स्पेशल अलग अलग टीचर ने काम किया, जैसे अरविंद पांडे सर ने काम किया है और संजय सर ने काम किया है, अलग अलग टीचर्स ने काम किया है, तो मैं उसके विषय में नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं, क्योंकि जिन कोर्सेज को मैंने स्वयं कवर किया है, मुझे पता है कि जलवा सबसे ऊपर रहेगा, एकदम जलवा रहेगा हम लोगों का। तो साथियों, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। इसे हमने पेड क्लास के अंतर्गत आप सभी को पढ़ा दिया। आप सभी जानते हैं कि पेड क्लास में हमने ये पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ा दिया बाकायदा इसको हमने। साथियों, अगला प्रश्न जो है वो ये है कि मनरेगा के तहत यदि रोजगार कार्यस्थल आवेदक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। मैं रोज चिल्ला चिल्ला करके मेरे भाई यही बताता हूं। क्या बताता हूं? कि अगर आप काम करने के लिए अकुशल मजदूर है, अगर आपने आवेदन किया है काम के लिए और जो काम आपको मिल रहा है अगर वह आपके निवास से 5 किलोमीटर दूर मिल रहा है, मतलब आप रहते हैं पटना में और आपको जो काम मिल रहा है वह काम आपको मिल रहा है हाजीपुर में मिल रहा है मान लीजिए, तो यह 5 किलोमीटर ज्यादा दूर है। ऐसी स्थिति में आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। कितना? 10% अतिरिक्त मजदूरी आपको दी जाएगी। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर साथियों बी विकल्प हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का साथियों उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। 1000+ लाइव पहुंचाना है आप सभी को। एक बार फिर से अपने रिकॉर्ड को तोड़ना है साथियों। हम सभी जानते हैं कि मनरेगा योजना जो है 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2005 में शुरुआत की गई थी। और साथियों, ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है, ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी योजना है जो इतनी बड़ी संख्या में रोजगार की गारंटी देती है। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कितने दिनों के रोजगार की गारंटी आपको दी जाती है? तो साथियों 100 दिन के रोजगार की गारंटी है इसमें। कितने? 100 दिन के रोजगार की गारंटी इसके अंतर्गत आपको मिलता है। आप सभी जानते हैं कि 2009 2 अक्टूबर 2009 को साथियों इसका नाम बदल दिया गया था और एमजी नरेगा कर दिया गया था। एमजी नरेगा का मतलब है महात्मा गांधी शब्द इसमें जोड़ दिया गया था साथियों, महात्मा गांधी शब्द इसमें जोड़ दिया गया था। बात करते हैं साथियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अगला यह है कि स्वयं सहायता समूह, जिसको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, स्वयं सहायता समूहों के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक संस्थान को क्या कहा? तो मैंने आपको बताया कि जीविका हमारी जो है, जीविका योजना जो है वो 3 लेयर पे काम करती। कितने लेयर पर? जीविका योजना जो है वह कुल मिलाकर 3 लेयर पे काम करती है। पहला लेयर जो होता है उसको हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं साथियों।
दूसरा लेयर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर जो होता है उसे हम ग्राम संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम संगठन कहते हैं साथियों। तीसरा जो लेवल होता है उसे हम लोग कहते हैं क्लस्टर, आप जानते हैं क्लस्टर स्तरीय संघ कहते हैं। तो साथियों प्रश्न का सही उत्तर भी क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा कि ग्राम संगठन। क्या है, ग्राम संगठन 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। यह भी हमने आप सभी को पेड क्लास के अंतर्गत पढ़ा दिया, आप सभी जानते हैं, लिखा दिया बाकायदा आप सभी को कि जीविका कुल मिलाकर 3 लेवल पे काम करती है। पहले को हम लोग स्वयं सहायता समूह कहते हैं, जो गांव की महिलाएं आपस में जुड़ करके एक समूह बनाती हैं। इसमें हर एक परिवार से एक महिला सदस्य को शामिल किया जाता है। फिर आपके 10 से 15 स्वयं सहायता समूह मिलकर के एक क्या बनाते हैं, एक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम संगठन बनाते हैं। और फिर यही ग्राम संगठन ब्लॉक स्तर पर जाकर के क्लस्टर स्तरीय संघ का निर्माण करते हैं। साथियों ये हमने आप सभी को बता रखा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों का चयन मुख्य रूप से किस डाटाबेस के आधार पर किया जाता है। अरे भाई, अगर पेड नहीं पढ़े हो तब भी रोज एक बार मैं इसको बताता हूं। जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आती है, आप जानते हैं कि प्रतिदिन मैं इसकी बात करता हूं। डाटा कहां से लिया जाता है, लाभार्थी का चयन किस आधार पे किया था, रोज एक बार बताता हूं। अगर मैं बताता हूं ईमानदारी से और आप जानते हैं कि मैं रोज बताता हूं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। सब लोग एकदम लाल नीला पीला कर दीजिए और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर सब बी विकल्प हो जाएगा। आपने कई बार क्लास में कहा कि SECC डाटा 2011 के आधार पर साथियों लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, यानी कि सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना जो है उस लिस्ट के आधार पर ही लाभार्थियों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किया जाता है। चलिए, जरूरत पड़े तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की जब बात की जाएगी साथियों, 2016 में इसको नया नाम दिया गया। 2016 के पहले इसको इंदिरा आवास योजना कहा जाता है। साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना 2 स्तरों पे चलती है, ग्रामीण स्तर बोलते हैं, एक हम शहरी स्तर बोलते हैं। ग्रामीण स्तर पे अगर मैदानी क्षेत्र में आपका मकान है तो मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता राशि आपको दी जाती है। यह सहायता राशि 3 किस्तों में आपको दी जाती है साथियों। इसके बाद अगर आपका मकान ससमय नहीं पूरा होता, आपको और पैसे की जरूरत है, तो इसमें आपको फंड भी दिया जाता है। एक इंटरेस्ट के आधार पर आपको लोन अमाउंट भी आपको साथियों दिया जाता है कि आप अपने मकान को पूरा कर लीजिए। वहीं अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की या पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर ले, तो आप सभी जानते हैं कि 1,30,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको आवास बनाने के लिए दिया जाता है। साथियों यहां ध्यान रखना है कि गुणवत्ता की जांच के लिए आपके मकान की जियो टैगिंग की जाती है। 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है। मकान बनाने के बाद शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपए की सहायता राशि आपको दी जाती है। इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत साथियों जितनी भी केंद्र स्तर की योजनाएं हैं जो कि आपके BPL परिवारों को दी जानी है, चाहे हम उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात कर ले या फिर बिजली कनेक्शन की बात कर ले या फिर हम क्या नाम अपना अंत्योदय योजना की बात करें, जितनी भी योजनाएं, या फिर हम आयुष्मान भारत योजना की बात, जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं का लाभ यहां पर आपको दिया जाता है। साथियों यहां आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस योजना का लक्ष्य था 2022 तक सभी ऐसे लोग जिनके पास मकान पक्का नहीं उनको पक्का मकान देना, लेकिन योजना 2022 तक नहीं पूरी हो पाई तो उसको एक्सटेंड करके 2024 तक कर दिया गया था। साथियों सारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विषय में सारी जानकारी आपके पास है। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है RMGSY के तहत निर्मित सड़कों के अनिवार्य रखरखाव की अवधि कितनी है। साथियों PMGSY की बात करें तो इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। देखो 1 मिनट में पूरी योजना बता दे रहा हूं। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। साथियों 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को शुरू किया गया था। जब इसको शुरू किया गया तो आप जानते हैं कि इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण बसावटों को 12मासी सड़कें उपलब्ध कराना, जिससे वह सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाएं और पूरे साल उनकी कनेक्टिविटी बनी रह जाए। पूरे साल साथियों उनकी कनेक्टिविटी बनी रह जाए। साथ ही साथ इसलिए भी इसको शुरू किया गया साथियों, हम सभी जानते हैं इसलिए भी इसको शुरू किया गया था कि इसके चरण अलग अलग होंगे और अलग अलग चरणों के अंदर आप सभी जानते हैं कि अलग अलग उद्देश्य भी इसके निर्धारित किए गए थे साथियों। ऐसे में जब साथियों इसके अलग अलग उद्देश्य निर्धारित किए गए तो आप सभी जानते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों के अंतर्गत साथियों आप जानते हैं कि हर एक लेवल पर इसके टारगेट को सेट किया गया था। आप ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत साथियों जब भी कोई सड़क का निर्माण किया जाता है तो इसके अंतर्गत जो शुरुआती समय होता है इसमें सड़कों के रखरखाव का जो जिम्मा होता है वो ठेकेदार के पास शुरुआती 5 साल का होता है। यानी कि जो भी ठेकेदार सड़क का निर्माण करता है शुरुआत के 5 साल उसको स्वयं इसकी
देखभाल रख रखाव करना होता है। इसके बाद जो है ये राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। साथियों ये डाटा आप लोग याद रखिएगा, ये डाटा आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ ही। अगला हमारा जो प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आयु मानदंड क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आयु मानदंड क्या है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसको शुरू किया गया था नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया था। साथियों यह भी आपको ध्यान रखना है कि ये 15 अगस्त, इस योजना को 15 अगस्त 1995 ईस्वी को शुरू किया गया था। कब किया गया साथियों? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को शुरू किया गया था। साथियों इसके अंतर्गत आपको अलग अलग प्रकार की योजनाएं देखने को मिलती है, चाहे हम बात कर लें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की बात कर लें, या फिर वृद्धावस्था पेंशन की बात कर लें, या अन्नपूर्णा योजना की बात कर लें, या फिर विकलांग पेंशन योजना की बात कर लें। साथियों सारी की सारी योजनाएं जो एनएसएपी के अंतर्गत संचालित की जाती है। साथियों अगर चैनल को पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे यूट्यूब पर बिहार जीविका की कक्षाओं के मामले में द ऑफिस एकेडमी कक्षाएं सबसे बुलंद है साथियों, सबसे ऊपर आपको ये कक्षाएं देखने को मिल रही हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब साथियों प्रश्न यह है कि विधवा पेंशन योजना में आयु सीमा क्या है? तो साथियों 40 to 79 ईयर्स है। कहां से कहां तक है साथियों? साथियों 40 से लेकर के 79 वर्ष तक का इसके अंदर टाइम टेन्योर रखा गया है, तभी आपको लाभार्थी माना जाएगा। साथियों अगले प्रश्न से पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग पदों के लिए जो है वो भर्ती प्रक्रिया चल रही। जीविका की परीक्षा भी स्टार्ट हो गई, जिसमें आज अकाउंट्स की परीक्षा आपकी हो गई है। साथियों अभी बहुत सारे पदों की परीक्षाएं आनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी जो है वो पूरी नहीं हुई है, तो आप इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। सभी बैचेस पे भी 30% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। अगला प्रश्न साथियों की पीएम किसान योजना में किसान परिवार की परिभाषा में कौन शामिल है? अब साथियों अगर हम पीएम किसान योजना की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 24 फरवरी 2019 को, ध्यान रखिएगा डेट याद रखिएगा, 24 फरवरी 2019 को आधिकारिक रूप से पीएम किसान सम्मान योजना की घोषणा की गई थी, शुरुआत की गई थी साथियों 24 अप्रैल 2019 को। साथियों इसके अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपए एक वर्ष में दिया जाता है, जिसके 2-2 रुपए की 3 आसान किस्तें किसानों की दी जाती हैं। साथियों जो पैसा उपलब्ध कराया जाता है किसानों को, इसलिए उपलब्ध कराया जाता है जिससे किसान फसल लगाने के समय पर दवा, कीटनाशक, उर्वरक आदि को खरीद पाए आसानी से, और वो किसी अनऑथराइज्ड सोर्सेज यानी कि साहूकार इत्यादि से उनको कर्ज ना लेना पड़े। लेकिन साथियों प्रश्न यह है कि इस योजना के अंदर किसान परिवार किसको कहा गया है? साथियों अगर आपको लगता है कि पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिए आप लोग। साथियों इसमें किसान परिवार की जो बात की गई, साथियों किसान परिवार तब बनता है पति पत्नी और 18 वर्ष से, यानी कि पूरे परिवार में जितने लोग हैं साथियों उन सभी को किसान परिवार की संज्ञा दी जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर घर में 5 लोगों के नाम जमीन है तो 5 लोगों को किसान के तौर पे कंसीडर किया जाएगा और सबको इस योजना का लाभ मिलेगा साथियों। जैसे मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति की 3 संतानें हैं, व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो जमीन 3 संतानों में बढ़ जाता है और रजिस्टर यानी कि डाटा में उन तीनों का नाम है, तो साथियों 3 किसान परिवार माने जाएंगे और सबको 2-2 हजार रुपए की 3-3 किस्त यानी कि 6-6 हजार रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यह कि RKVY को 2017-18 से किस नए नाम से पुनर्गठित किया गया है? साथियों RKVY का मतलब होता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना होता है। साथियों इसका पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना होता है, जिसको 2017-18 से नया नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो आप सभी जानते हैं कि इसको नाम रखा गया RKVY रफ्तार, इसका नाम रखा गया। ऐसे में 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर साथियों सी विकल्प हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का साथियों उत्तर सी विकल्प हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की साथियों। 9 नंबर का प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, साथियों EPFO जो है किस संगठन या किस अधिनियम के तहत संचालित होता है? साथियों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मतलब होता है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं भविष्य में इनका क्या स्थिति होगी, इसके लिए एक संगठन काम करता है और इनके लिए बेहतरी प्रकार से सोचता है, या यूं कह लें कि इस संगठन जो है कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रकार सोचता है और बेहतर भविष्य उनका कैसे हो सकता है, चाहे उसके लिए हम PF की बात कर ले, प्रोविडेंट फंड की बात कर ले, या अन्य प्रकार की जो चीजें हैं उनका प्रावधान इसके अंतर्गत किया जाता है। लेकिन साथियों यह किस अधिनियम के तहत संचालित होता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत इसका संचालन किया जाता है। ऐसे में साथियों 9 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का साथियों सही उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए जीविका द्वारा अपनाए गए पंचसूत्र में से कौन सा एक नहीं है? साथियों मुझे लगता है कि यह प्रश्न हर किसी से पूछा जाएगा, मुझे लगता है कि हर
हर एक शिफ्ट में यह प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा जीविका को लेकर के कि जीविका के पंचसूत्र क्या है। साथियों, जब पहली क्लास मैंने यूट्यूब पर ली थी कि जीविका क्या है, उसी के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जीविका के अंतर्गत पंचसूत्रों का पालन किया जाता है। साथियों, जिन पंचसूत्रों की बात की जाती है उसमें एक सूत्र आपका है कि जीविका के अंतर्गत नियमित बैठकें होनी चाहिए। नियमित बैठकें होनी चाहिए साथियों। नियमित बचत यानी कि आपको रेगुलर सेविंग करना पड़ेगा। जो भी आपका इनकम होगा, जो भी आप मार्केट में प्रोडक्ट को बेचेंगे, उसके आधार पर नियमित आपको बचत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इसके साथ नियमित आपसी लेन देन साथियों आपको करना पड़ेगा। आपसी लेन देन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी समूह में कितने लोग हैं, किसी समूह में 10 लोग हैं, ए बी सी डी, अगर इस प्रकार से 10 लोग हैं, आज ए के पास पैसा है साथियों, कल बी को जरूरत है तो ए उस पैसा बी को दे देगा, कल वही पैसा ई को जरूरत है तो बी वह पैसा ई को दे देगा, वही पैसा कभी जी को जरूरत है तो ई जी को दे देगा। साथियों, इस प्रकार से आपसी लेन देन लगातार चलते रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पंचसूत्र में कौन नहीं शामिल है साथियों, तो नियमित बैंक का दौरा जो है साथियों, यह पंचसूत्र में शामिल नहीं है। यानी कि बैंक का दौरा करने की आवश्यकता आपको बार बार साथियों नहीं होती। आपको बैंक का दौरा करने की आवश्यकता साथियों बार बार नहीं होती है। अगर आपको इस विषय में जानकारी नहीं साथियों, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप YouTube पे जाइए और YouTube पे केवल यह सर्च कीजिएगा कि जीविका क्या है। सबसे पहली वीडियो आपको द ऑफिसर एकेडमी का आएगा और उसमें मैं ही दिखाई पड़ूंगा। बशर्ते बात यह होगी कि उस वीडियो में मेरे सिर में बाल नहीं थे, क्योंकि उस बीच में मेरी दादी का स्वर्गवास हुआ था। तो आप ये मत सोचना कि कोई और व्यक्ति है जो पढ़ा रहा है। सबसे पहला शख्स हूं जो जिसने जीविका क्या है इस पर वीडियो किया था, और उसमें आपको पंचसूत्र मिल जाएगा जीविका का। साथियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि SJY के तहत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली उत्पादक परिसंपत्ति जैसे पशुधन, छोटे व्यवसाय के उपकरण किस रूप में होते हैं। साथियों, SJY के विषय मैंने लगातार आपको बताया है। इसको हम सतत जीविकोपार्जन योजना कहते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत तब की गई थी जब बिहार में मद्य निषेध कानून आया था। मद्य निषेध कानून आने का मतलब यह है कि जब मदिरा और ताड़ी इत्यादि के व्यवसाय पर रोक लगा दिया गया था, उस दौरान बिहार सरकार के द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना के द्वारा उन लोगों के व्यवसाय को, उनके जीविका को चलाने का एक माध्यम दिया गया था सरकार के द्वारा। साथियों, वह माध्यम आपका कौन सा था? उसमें कह रहे कि जो परिसंपत्ति आपको दी जाती है उत्पादक के तौर पर, यानी कि जिसके आधार पे आप अपने जीविकोपार्जन को शुरू करते हैं, वो किस रूप में होती है। क्या उसका ऋण चुकाना होता है, एक मुश्त नकद भुगतान होता है, या वह एक प्रकार का ग्रांट होता है। तो साथियों याद रखिए, ग्रांट शब्द का प्रयोग जब जब किया जाएगा साथियों, ग्रांट शब्द का प्रयोग जब जब किया जाएगा, वह कभी वापस नहीं करना होता है। ग्रांट एक ऐसा पैसा होता है जो सरकार तो आपको देती है, लेकिन वह आपसे वापस नहीं लेती है। ऐसे में साथियों सी विकल्प यहां पे सही हो जाएगा कि SJY की शुरुआत में जो आपको उत्पादक परिसंपत्ति दी जाती है साथियों, सरकार के द्वारा कभी आपसे वापस नहीं ली जाती है। तो यहां पर सी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, आप अभी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे बैच को अभी से आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं द ऑफिसर एकेडमी वास्तव में बढ़िया करे साथियों, तो आप इफ बट को मत छोड़िए, इफ बट की गुंजाइश मत रखिए, हमारे साथ जुड़ जाइए साथियों। अगला प्रश्न हमारा है KYP कुशल युवा प्रोग्राम पाठ्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी घटक की अवधि कितने घंटे की है। साथियों याद कीजिए कि अगर आप इस मैराथन कक्षा को ही केवल रोज देखते हैं, तो मैं इसके विषय में 5 बार आपको बता चुका हूं। मैं इसके विषय में साथियों 5 बार बता चुका हूं कि KYP के अंतर्गत पाठ्यक्रम की अवधि कितने घंटे की है। आप बताइए, मैंने बताया है इसी YouTube पर मैराथन क्लास में कि नहीं बताया साथियों? एक बार आप लोग कमेंट कीजिए पहले, क्या मैंने मैराथन क्लास में, कल की जो मैराथन हुई थी उसके पहले जो मैराथन क्लास हुई थी, मैंने बताया था आपको कि नहीं बताया था कि साथियों इसके अंतर्गत 240 घंटे के 3 घटक यानी कि 3 कंपोनेंट हैं। इसको लेकर 240 घंटे की अवधि का आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है कुशल युवा प्रोग्राम के अंतर्गत। साथियों कम से कम 5 बार हमने YouTube पे बताया है और प्रश्न यही पूछा कितने घंटे की बात है भाई, तो यहां पर 240 घंटे की बात है साथियों। कितने घंटे की बात है? तो 240 घंटे की बात है साथियों। 240 घंटे की बात है साथियों। यहां पर 240 घंटे के अंतर्गत आपको यह पूरा का पूरा ट्रेनिंग उपलब्ध कराया जाता है साथियों। इसमें हम कहते हैं कि कुल मिलाकर 3 घटक है साथियों। 3 घटक हैं। एक घटक आपका ऐसा होता है जो आपको वर्बल यानी कम्युनिकेशन के लिए सिखाता है, हिंदी और इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना सिखाता है साथियों। एक घटक ऐसा है जो आपको IT सेक्टर के विषय में ट्रेनिंग देता है साथियों। और एक घटक आपका ऐसा है जो आपको सॉफ्ट स्किल सिखाता है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट और अन्य प्रकार के मैनेजमेंट को सिखाता है साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा जो है साथियों वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए के ब्याज मुक्त
मुक्त ऋण की वापसी कितनी मासिक किस्तों में आपको करनी होती है। साथियों ये प्रश्न भी मैंने कई बार कराया है, ये प्रश्न भी साथियों मैंने आप सभी को कई बार कराया है। इसी मैराथन कक्षा के अंतर्गत साथियों हमने यह प्रश्न भी आप सभी को कई बार कराया है। और आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको बताया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जब आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें से 5 लाख रुपए ग्रांट होता है, यानी कि अनुदान होता है, जिसको कभी वापस नहीं करना होता है। और 5 लाख रुपए आपको जो वापस करने होते हैं साथियों, वह आपको 84 आसान किस्तों में वापस करना होता है मेरे दोस्तों। कितने किस्तों में? तो साथियों याद रखना, 84 किस्तों में याद रखना देना होता है आपको। और साथियों याद रखना है कि इसमें कोई भी ब्याज आपसे नहीं लिया जाता है। साथियों यह भी याद रखिएगा कि 84 महीने की जो गणना होती है वह उस दिन के 1 साल को छोड़कर होती है साथियों, जहां से आप व्यवसाय शुरू करते हैं मेरे दोस्त, वहां से 1 साल को छोड़ करके। जैसे आज 19 नवंबर है साथी, 19 नवंबर 2025 को अगर आपने व्यवसाय शुरू किया है, तो ये जो आपकी 84 मासिक किस्तें काउंट होंगी ना साथियों, ये आपका 19 नवंबर 2026 से काउंट होना शुरू होंगी। यानी कि 1 साल तक आपको कोई पैसा वापस नहीं करना होता साथियों। 1 साल के बाद आपको 84 किस्तों में करके वो 5 लाख रुपए वापस करना होता है, जिसके लिए आपसे कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं लिया जाता साथियों। 5 लाख रुपए ग्रांट होता है, 5 लाख रुपए उसमें वापसी लिए जाते हैं, ऋण वापसी होता है, लेकिन बिना किसी ब्याज के साथियों। एक बार और शेयर कर दीजिए आप सब लोग वीडियो को। अगर आपको लगता है कि महत्वपूर्ण जानकारी साथियों आप सबके साथ साझा कर रहे हैं और परीक्षा में आप सबके काम आएगा, तो एक बार और वीडियो को साथियों हम चाहेंगे आप सभी लोग एक बार और वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथियों हम चाहेंगे वीडियो को एक बार और शेयर कर दीजिए, और न केवल वीडियो को शेयर कीजिए मेरे दोस्त, आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए साथियों। कल भी मैराथन लेकर के आऊंगा ऐसे ही धुआंधार अंदाज में साथियों, कल भी मैराथन कक्षा आप सभी के लिए लेकर के आऊंगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य मैदानी जिलों में आवास निर्माण हेतु मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण आज ही पढ़ाया साथियों हमने अपने ऐप पर। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विषय में साथियों आज ही हमने आप सभी को पढ़ाया है। प्रश्न क्या है कि सामान्य मैदानी जिलों में आवास निर्माण हेतु मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो साथियों हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है साथियों, जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साथियों, मैदानी क्षेत्रों के लिए, वह 1,20,000 रुपए की होती है साथियों, 1,20,000 रुपए की होती है। तो आपका प्रश्न यह होगा मेरे दोस्त कि सर जब प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए मिल ही रहे हैं, तो क्या जरूरत है कि मुख्यमंत्री आवास योजना को भी चलाया जाए। मेरे दोस्त जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं, उनका चयन SECC डाटा 2011 के आधार पर होता है। हम लोग 2025 में चल रहे हैं साथियों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस डाटा में पात्र थे लेकिन अब पात्र नहीं है, या उस टाइम पर वो सक्षम थे, आज वो पात्र हो गए हैं साथियों। जो लोग छूट जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने से, उनको ही कवर करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना को चलाया गया है साथियों। यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्हें अपने घर की मरम्मत करवानी होती है। अब ये क्या बात हुई भाई? बात ये हुई कि जो पहले आवास पा चुके हैं, 2010 के पहले जो आवास पा चुके हैं साथियों, अगर उनका आवास जीर्ण शीर्ण हो गया है, छत टपकने लग गई, दीवार टूट गई है, तो उनकी मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंदर 50,000 रुपए की सहायता राशि साथियों उनको दी जाती है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग वीडियो को साथी एक बार और शेयर करें, एक बार और आप लोग वीडियो को शेयर करें, और यह शेयर कीजिए। 1500 वाचिंग चाहिए मुझे दोस्तों, आज 1500 चाहिए। कल आप सभी के बीच में दोगुनी ऊर्जा उत्साह के साथ एक बार फिर से मैं आऊंगा साथियों। एक और प्रश्न हमारा है आज का एक और प्रश्न मेरे दोस्त, बिहार स्टार्टअप नीति किस वर्ष जारी की गई थी? बिहार स्टार्टअप नीति किस वर्ष जारी की गई थी मेरे दोस्त? 2020 में की गई थी, 2021 में की गई थी, 2022 में की गई थी, या फिर 2023 में की गई थी? यह आपको बताना है साथियों, यह आपको बताना है। बहुत धन्यवाद। ज्योति रानी कह रही सर आपका आवाज बहुत अच्छा है, मतलब इतने पे भी आवाज अच्छी है क्या? क्या बात, फिर आपकी पसंद बहुत उम्दा है बेटा। अगर इतने के बाद भी मेरी आवाज आपको अच्छी लग रही तो निसंदेह मैं कह सकता हूं आपकी पसंद बहुत उम्दा है, क्योंकि फिर तो ऐसे फटे बांस जैसे आवाज हो गई है उसके बाद भी। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि आवाज कैसी है, जुनून है कि हर एक विद्यार्थी को बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन दोस्त आपकी सफलता आपके प्रयास के ऊपर अंतिम रूप से निर्भर करेगी। हम आपको वह पढ़ा देंगे जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, लेकिन दोस्त आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपका टेस्ट आपको ही देना, आपकी परीक्षा आपको ही देना है। अंतिम प्रयास जो होगा वो आपका ही होगा। हम केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, और विश्वास कीजिए हम यानी कि द ऑफिसर एकेडमी के प्रयासों में कोई कमी नहीं है। इससे बेहतर मार्गदर्शन आपको
कोई नहीं उपलब्ध करा सकता है। जब भी आप देखिएगा कि जीविका का पेपर उपलब्ध होगा साथियों, आप देखिएगा एक एक प्रश्न द ऑफिसर एकेडमी कक्षाओं से मिला है। आज मैं स्वयं बापू परीक्षा परिसर गया था साथियों, और वहां से परीक्षा हॉल से निकलने वाले बच्चों से हमने बात किया साथियों। हमारा झंडा सबसे ऊपर दोस्त, लेकिन ध्यान रखना कि बिहार स्टार्टअप नीति जो आई थी वो किस वर्ष में आई थी, आपसे यह पूछा जा रहा है कि बिहार स्टार्टअप नीति जो है वो कब आई थी। मेरे बहुत सारे दोस्त कह रहे पीडीएफ कहां मिलेगा, मैं आपको बताता हूं पीडीएफ कहां मिलेगा। मेरे दोस्त हमारे ऐप द ऑफिसर एकेडमी को इंस्टॉल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? द ऑफिसर एकेडमी को इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर आप जाएंगे, नीचे जब जाएंगे एक टैब ऐसे दिखेगा, नीचे जाइएगा तो नीचे एक टैब होगा जिस पे ई बुक लिखा होगा। मेरे दोस्त जहां ई बुक लिखा है उसी पे जाकर क्लिक कीजिएगा। कल वाला भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्त। और आज का जब ये मैराथन खत्म हो रहा होगा तो आज का मैराथन भी आप सबको वहां पर मिल जाएगा मेरे दोस्त। तो क्या करना है आपको? बस इतना करना है कि द ऑफिसर एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और जो टैब खुलेगा उसमें सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा और ई बुक के सेक्शन पे जा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको वास्तव में लगता है कि सही मार्गदर्शन आपको यहां से मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल शाम को 7 बजे भी मैं आप सबके साथ जुड़ूंगा दोस्तों। लेकिन अभी अब विज्ञान के खंड के साथ राहुल सवर्णा सर जुड़ेंगे हमारे साथ। राहुल सर तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही तो सर ज्वाइन करें और इस मैराथन कक्षा को आगे बढ़ाएं। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए साथियों, अभी आप जितेंद्र पांडे सर से सुन रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वो डिस्कशन आप लोगों को करवा रहे थे। और फिर अभी हम लोग साइंस के प्रश्न की ओर चलेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि साइंस का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम में है और आज से एग्जाम भी आपकी शुरू हो गई है। आज लगभग 3-4 सवाल साइंस के थे, जैसा कि बच्चों ने मुझे बताया था, मैंने आपको रिव्यू भी दिया था। चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करेंगे। हम प्रश्न की साथियों शुरुआत करेंगे। बस आप लोग लगातार जो है इस सेशन में बिल्कुल बने रहिएगा। आप लोग लगातार साथियों जो है इस सेशन में बने रहिएगा। एक से एक बेहतरीन प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, वैसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर साथियों आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। चलिए तो आप सभी लोग क्या करिएगा, एक एक प्रश्न का जो सही जवाब होगा, सही उत्तर जो होगा साथियों, आंसर कमेंट आप जरूर करिएगा। क्लियर? चलिए साथियों हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रश्न जो है ये साथियों आपको मिलेगा, जो भी आप देख रहे होंगे। साथियों 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्स कार्ड जो है विटामिन है जो कि वसा में विलय है। साथियों एक्स के बारे में कहता है कि यह विटामिन है जो वसा में विलय है तथा त्वचा और आंखों को स्वच्छ रखने में सहायता प्रदान करता है, और वह ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है। तो एक्स और वाई की पहचान करिए। मतलब ये कह रहा है कि बताए एक्स क्या है, जो कि विटामिन है और वह वसा में विलय भी होता है। तो मैं आपको साथियों बता दूं, यदि वसा में घुलनशील विटामिन की बात किया जाए, साथियों वसा में घुलनशील विटामिन की बात किया जाए, घुलनशील विटामिन की साथियों बात किया जाए, तो आप याद रखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन साथियों जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। कई बार आप देखिएगा साथियों कि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है। कभी पूछता है आपसे जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है। सबसे पहले तो क्लियर है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है ये आपको वसा में घुलनशील विटामिन है। और यदि जल में घुलनशील की बात करते हैं, जल की यदि बात करते हैं साथियों, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये आपको जल में घुलनशील है। पहला। दूसरा चीज कह रहा था कि वह ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन की प्रचुरता होती है। तो एक्स और वाई कौन सा है साथियों? इस विकल्प में देखिएगा तो विटामिन ए जो है इससे साथियों जो है आंखों को भी और त्वचा को भी स्वच्छ रखने में सहायता प्रदान होती है। और आपका पीले फल जितना भी होता है उस पीले फल में साथियों जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, इसलिए आपका आंसर विटामिन ए और आपका पीले फल हो जाएगा। सभी लोग एक बार आंसर कमेंट कर दीजिएगा। साथियों आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, सही उत्तर जो होगा, यह साथियों विकल्प डी हो जाएगा। जितने भी हमारे प्यारे साथी सेशन को देख रहे हैं सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग आंसर कमेंट जरूर करिए। आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, सही उत्तर जो होगा, यह साथियों विकल्प डी हो जाएगा। और याद रखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन में 3 विटामिन
चार विटामिन का नाम आता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर साथियों? चलिए तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करिएगा। साथियों कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का प्रकार सही है जिसमें धूतिमय गुण होता है? साथियों धूतिमय का मतलब जानते क्या होता है? आप एनसीईआरटी के पन्नों जाकर उल्टिएगा, एनसीईआरटी बुक में साथियों स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है धूतिमय का मतलब होता है चमकदार। तो आपसे सवाल यह पूछता है कि निम्नलिखित में से धूतिमय गुण किसमें होता है, अर्थात चमकदार गुण किसमें होता है, इसके बारे में आपसे पूछता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों धूतिमय का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका चमकदार। तो आपको जवाब देना है कि आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। यदि चमकदार गुण किसमें होता है तो धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। तो सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप इसकी बोर्ड पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड पीडीएफ में काफी कम समय में आपका मैक्सिमम रिवीजन हो पाता है, तो बोर्ड पीडीएफ के लिए आप डाउनलोड करिए ऑफिसर एकेडमी का ऐप, और वहां पर ई बुक वाले सेक्शन में ढेर सारा पीडीएफ मिलेगा जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। क्योंकि टेलीग्राम पे जब पीडीएफ डाला जाता था उसमें काफी ज्यादा पीडीएफ होने की वजह से पर्टिकुलर पीडीएफ बच्चों को नहीं मिल पाती थी, तो सेपरेट पीडीएफ जो है आपको ऑफिसर एकेडमी के ऐप पर मिलेगा। तो यदि अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऑफिसर एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करेंगे और ई बुक वाले सेक्शन में जाएंगे, ऐप पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, जिससे आपको साथियों बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा। चलिए तो आंसर क्लियर हो चुका है कि धूतिमय गुण की बात करेंगे तो धूतिमय गुण किसमें होता है भाई? तो ये आपको धातु में होता है। और अधातु की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा साथियों अधातु जो है यह आपका धूतिहीन होता है, अर्थात बेचमकदार होता है। धूतिहीन होता है अर्थात याद रखिएगा बेचमकदार होता है, अर्थात इसमें चमक नहीं पाई जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा धौसे धातु और धौसे धनायन, इसका मतलब जो है धातु क्या होता है? धनायन होता है। यदि धातु पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और अधातु की बात करेंगे अधातु पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात साथियों जो है धातु में जो ये चमक पाई जाती है, इस चमक को जानते क्या कहा जाता है? तो इसको धात्विक चमक कहा जाता है। इस चमक को साथियों जो है मेटेलिक शाइनिंग कहा जाता है, यानी धात्विक चमक के नाम से जाना जाता है। चलिए तो आपका आंसर यहां से विकल्प ए होता है। विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न का आता है परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थ में किया जाता है, क्यों? साथियों ये सिरका के बारे में पूछता है और आप सबको पता है साथियों ये सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में साथियों एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा भाई? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। साथियों आपने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा, मैंने आधे सभी विटामिन ये सभी पदार्थ के बारे में किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उसका शॉर्ट्स मैंने आज बनाया। तो आप लोग यदि अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब पर जो शॉर्ट्स अपलोड होता है, जो 15 मिनट की शो जाती है, आपका द ऑफिसर एकेडमी 2.0 पर हो या यूपी एग्जाम्स पर हो या द ऑफिसर एकेडमी के मेन चैनल पे हो, आप 15 मिनट की शो मेरा और शॉर्ट्स जरूर देखा करिए। इससे आपको कम समय में मैक्सिमम प्रश्न का जो है रिवीजन हो पाएगा। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थ में किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? पहला कहता ऑप्शन नंबर ए में है यह खाद्य पदार्थ को वातावरण में उपस्थित वायु के संपर्क में आने से रोकता है। बिल्कुल नहीं, यह माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह पाता है। बिल्कुल आंसर साथियों भी हो जाएगा। ये चूंकि मीडियम को क्या करता है, ये एसिडिक बना देता है, जिसके वजह से वो बैक्टीरिया को क्या करता है, जीवित ही रहने नहीं देता है। इसलिए साथियों आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, सही उत्तर जो होगा, ये साथियों आपका विकल्प बी हो जाएगा। और याद रखिएगा साथियों कभी कभी खाद्य पदार्थ के संरक्षण की बात करता है तो ऑप्शन में आपका सोडियम बेंजोएट भी जाता है या बेंजोइक एसिड भी देता है। याद रखिएगा खाद्य पदार्थ की सुरक्षा की बात करेंगे उसमें कभी कभी आंसर आपका जो है सोडियम बेंजोएट देता है। याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट देता है या फिर कभी कभी देखिएगा बेंजोइक एसिड देता है। कंफ्यूज मत करिएगा, बेंजोइक एसिड भी देता है। यदि ऐसा ऑप्शन में लिखा हो तो वह भी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड का साथियों प्रयोग किया जाता है। चलिए तो आपका आंसर यहां से विकल्प बी होता है। विकल्प बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में
3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, तो यह डैश के नियम के साथ सहमति है। साथियों इसके बारे में आपसे सवाल करता है तो क्लियर हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी स्रोत से प्राप्त करिएगा तो कार्बन का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, दो परमाणु 16 दूना 32। तो ये यदि 12:32 है, काटिएगा तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 8 32। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करिएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा साथियों 3:8 ही रहता है। और इसके इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को कहा जाता है निश्चित अनुपात का नियम। क्या कहा जाता है साथियों? निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। इस नियम को साथियों जो है निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है, या फिर इसी को लगातार अनुपात का नियम कहा जाता है। इसलिए आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा यह साथियों विकल्प बी हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों बहुत ही बेहतरीन ये सेशन है, बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है। आप लोग लगातार साथियों आंसर कमेंट करते रहिएगा। आप सभी प्यारे छात्र से निवेदन है कि आप लगातार आंसर कमेंट करते रहिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन साथियों ये सवाल है। और याद रखिएगा किसी भी आप रेशियो से प्राप्त करेंगे तो उसका रेशियो जो है किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंगे तो इसके अनुपात की बात करेगा तो इसका अनुपात हमेशा साथियों जो है कितना हो जाएगा? तो 3:8 हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि H2O के बारे में पूछा जाए, H2O के बारे में कि बताइए जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा साथियों। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो की बात करता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा? तो बताइएगा। यह भी आपका आंसर जो है लगातार अनुपात के नियम में भी है। और इसका साथियों 1:2:16 काटिएगा तो आपको 1:8 हो जाएगा। इसका मतलब है साथियों कि जल को भी आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करिएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है यह आपका 1:8 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह नियम जानते किसने दिया था? तो आपका जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था भाई? तो आपको जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। और कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए साथियों कि यह गुणित अनुपात का नियम जो है किसने दिया था। कभी पूछता है आपसे बताइए स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया है। तो कई तरह का सवाल साथियों आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो यह जोसेफ प्राउस्ट ने आपको लगातार अनुपात का नियम दिया। यदि द्रव्यमान संरक्षण की बात करते हैं तो आपने लेबासिए का नाम सुना होगा। आपने साथियों लेबासिए का नाम सुना होगा। यह लेबासी ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया। और आपने डाल्टन का नाम सुना होगा। आपने डाल्टन का नाम सुना होगा। इन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल यानी गुणित अनुपात का नियम दिया था। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल जो है यह साथियों डाल्टन ने दिया था। मास कंजर्वेशन रूल जो है लेबासिए ने दिया था। और जोसेफ प्राउस्ट की बात करेंगे यह लगातार अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शनल या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल नियम जो है यह साथियों जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। चलिए तो आपका आंसर साथियों विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप फटाफट साथियों आंसर कमेंट जरूर करिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये तमाम प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगा? ऊर्जा के चतुर्थ स्तर की बात करता है। यदि साथियों फोर्थ स्तर की बात करता है, फोर्थ स्तर का मतलब ही एन सेल के बारे में बात करता है। फॉर्मूला 2 × n का स्क्वायर होता है। 2 × 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूना कितना? 32। यदि चतुर्थ अनुपात की बात करता है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? साथियों उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यह आपका 32 हो जाएगा। यानी किस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? इसके लिए साथियों आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वो फॉर्मूला आपका 2n² है। किसके लिए? तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए। ध्यान रखिएगा साथियों, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात किया जाएगा। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए साथियों 2n² फॉर्मूला होता है, जहां पर n साथियों जो है आपका नंबर ऑफ सेल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 2n² फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसके आधार पर आप ये आराम से निकाल सकते हैं कि किस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। चलिए तो आपका आंसर यहां से बनेगा विकल्प बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न का आता है सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। ध्यान रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड की बात करेंगे। इसकी प्रकृति साथियों एसिडिक होती है, अर्थात इसकी प्रकृति साथियों जो है एसिडिक होती है यानी अम्लीय होता है। और एक बात याद रखिएगा, चलिए आंसर तो क्लियर हो गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा।
सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। आंसर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आंसर आपका विकल्प भी हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि धात्विक ऑक्साइड की बात किया जाएगा, यदि साथियों धात्विक ऑक्साइड की बात किया जाता है, धात्विक ऑक्साइड की बात किया जाता है, तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में बात करता है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में, तो याद रखिएगा यह आपका जो है बेसिक होता है, अर्थात धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है। आप कमेंट करके बताइएगा साथियों, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति बेसिक अर्थात क्षारीय होता है, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति साथियों जो है अम्लीय होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कुछ वैसे धातु है, एग्जाम्पल में कुछ वैसे धातु होता है जिसका प्रकृति एम्फोट्रिक यानी आपका उभयधर्मी होता है। जैसे हम Al2O3 की बात करिएगा, यह धात्विक ऑक्साइड दिखता है, लेकिन याद रखिएगा इसकी प्रकृति जो है साथियों यह आपका एम्फोट्रिक है, अर्थात इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो इसकी प्रकृति साथियों जो है आपका उभयधर्मी होता है। चलिए, तो आंसर साथियों आपका विकल्प भी हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पूछता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है लगभग कितना होता है। याद रखिएगा जी का वैल्यू साथियों जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये अर्थ सरफेस के लिए साथियों पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन याद रखिएगा जब पृथ्वी से नीचे जाते हैं तो जी का मान घट जाता है, पृथ्वी के ऊपर भी जाते हैं तो जी का मान घट जाता है। विषुवत रेखा की बात करेगा जी का मान मिनिमम होता है, पोल की बात करता है तो मैक्सिमम होता है। इस तरह या केंद्र पर जाते हैं तो जी 0 हो जाता है। इसके संदर्भ में भी साथियों कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा गया है। यह साथियों पृथ्वी की सतह के लिए 9.8 था, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा यदि पृथ्वी के सेंटर की बात करें, सेंटर ऑफ अर्थ की बात करते हैं, पृथ्वी के केंद्र की बात करेंगे, पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अतः किसी वस्तु को यदि आप पृथ्वी के केंद्र पर लेके चले जाएंगे तो वहां पर जी का मान चूंकि 0 होता है, अतः वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। फिर आपसे पूछता है कि पृथ्वी के विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा। फिर आपसे पूछता है कि बताइए विषुवत रेखा जो है इस पर जी का वैल्यू क्या होता है, तो इस पर जी का वैल्यू जो है यह आपका न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। फिर सवाल पूछता है कि बताइए ध्रुव पर यानी ध्रुव यानी पोल पर, पोल के बारे में पूछता है कि ध्रुव पर जी का मान क्या होगा, तो ध्रुव पर जी का मान साथियों जो है यह आपका मैक्सिमम होता है यानी अधिकतम होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के पोल पर यदि चले जाएंगे, यदि ध्रुव पर चले जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा साथियों? ध्रुव पर जो है जी का वैल्यू वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरीके से कई सवाल जो है साथियों आपसे एग्जाम में पूछा गया है जो काफी ज्यादा बेहतरीन है। क्लियर साथियों? विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा, पोल पर मैक्सिमम हो जाएगा और केंद्र पर साथियों 0 हो जाएगा। ऊपर नीचे जाएंगे तो घटेगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आंसर क्लियर हो चुका है। आपके इस प्रश्न का जवाब यहां से कमेंट कर दीजिएगा। सभी लोग आपका आंसर क्लियर था, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी विकल्प ए हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ए कमेंट करें, बहुत सारे बच्चे बी और सी कर रहे हैं, लेकिन भाई मेरा आंसर याद रखिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। बाकी किस जगह पर जी का वैल्यू किस तरीके से परिवर्तित होगा वह भी आपके सामने है। अगला, न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है? साथियों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स याद रखिएगा, यह एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया की बात करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है, इस नियम को जो न्यूटन का तृतीय गति नियम कहा जाता है। जड़त्व के नियम की बात करेंगे, यह साथियों न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद रखिएगा। यदि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो इसको इससे साथ जड़त्व का नियम कहा जाता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण जो है यह आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यह होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, उसमें साथियों F बराबर m ए बताया गया। तो आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड नियम और न्यूटन का थर्ड नियम तीनों का तीनों साथियों आप याद रखिएगा। और यह किस पुस्तक में था, तो इस बात को याद रखिएगा न्यूटन की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसका नाम था प्रिंसिपिया। याद रखिएगा उस किताब का नाम क्या था भाई, तो प्रिंसिपिया था। तो न्यूटन साहब ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साथियों जो है प्रिंसिपिया में इसके बारे में वर्णन किया था। इस बात को बिल्कुल साथियों दिमाग में रखिएगा। क्लियर ना?
चलिए तो जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, प्रथम नियम के बारे में भी, द्वितीय नियम के बारे में भी, तृतीय नियम के बारे में, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। क्लियर ना? चलिए फटाफट आप लोग आंसर कमेंट कर, जितने भी प्यारे साथी हैं फटाफट आंसर कमेंट आप लोग जरूर करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न का आता है, विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है? साथियों विद्युत फ्यूज की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, विद्युत फ्यूज जो है टीन और सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। क्लियर? जस्ट मेरे बाद आपको कंप्यूटर वाले सर मिलेंगे, उनको तुरंत हम इन्फॉर्म कर देते हैं। आप लोग लगातार बने रहिएगा और कंप्यूटर के विषयों को भी आप लोग देखते रहिएगा। क्लियर ना? सर को बोल दो। चलिए भाई, तो कंप्यूटर वाले सर आज नहीं लेंगे, क्योंकि आज लगता है मैराथन बहुत ज्यादा वो ले चुके हैं ऑलरेडी। चलिए भाई, तो आपको कंप्यूटर वाले सर जो है आज नहीं लेंगे, क्योंकि उनका मैराथन बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा, मैराथन वो कंटिन्यू ले रहे थे। चलिए तो आज मेरी बात शिवा हम विदा आपसे मांगेंगे, लगातार आप लोग कमेंट करते रहिए, तब तो और निश्चित होकर लगातार कमेंट करते रहिए। एकदम हर एक प्रश्न साथियों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर ना? चलिए, और कंप्यूटर वाले सर जो आज मैराथन की क्लास ली है, आज यदि आपने नहीं देखा होगा तो उस मैराथन को जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा फायदा करेगा, बहुत ही ज्यादा फायदा साथियों वो आपको करेगा। क्लियर ना? और आनंद कौशल सर की क्लास आज पहले ही हो चुकी है, वो पहले ले चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न का आता, ध्यान रखिएगा कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? अब 8 सेकंड, 8 मिनट, 8 घंटा, 8 दिन है। ध्यान रखिएगा साथियों, 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने की बात करता है साथियों, तो 8 मिनट का समय लगता है। और कभी आप एनसीईआरटी बुक का डाटा देखिएगा, एनसीईआरटी बुक को आप देखिएगा तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकंड लिखा हुआ है। इस बात को भूलना नहीं है, हो सकता है आपके एग्जाम में इसी प्रश्न को थोड़ा टफ बना दे, वो लिख देगा 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 40 सेकंड, 8 घंटा 40 सेकंड, 8 दिन 40 सेकंड, ऐसा तो बच्चे ऐसे में कंफ्यूजन करता है। लेकिन आप याद रखिएगा साथियों, 8 मिनट जो है 19 सेकंड का समय लगता है। यदि कभी कहीं कहीं पर 8 मिनट 20 सेकंड भी देता है तो एक आध सेकंड का आगे पीछे है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, एवरेज 8 मिनट याद रखिएगा। लेकिन जब 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 40 सेकंड ऐसा रहेगा तो 8 मिनट 20 सेकंड वाला ही आंसर उसका सही होगा। एग्जैक्ट आंसर याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चलिए तो आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा, विकल्प बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला कहता है न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहां होगा? साथियों न्यूरॉन्स की संख्या तो आपके बॉडी में 12 बिलियन होता है, और प्रतिदिन साथियों 10,000 न्यूरॉन मरता भी है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां होगा जो आपके बॉडी का सबसे एक्टिव पार्ट्स है। बॉडी का सबसे एक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे तो वो आपका ब्रेन है, जो हमेशा चलते रहता है। अतः न्यूरॉन्स की कोशिका सबसे ज्यादा जो है यह आपका मस्तिष्क में होता है। तो आंसर साथियों कमेंट कर दीजिएगा, विकल्प सी इज राइट आंसर। यानी आपका ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट्स है, आपके बॉडी का सबसे मेन पार्ट्स है, वहां पर न्यूरॉन्स की संख्या जो है सर्वाधिक होती है। अलग अलग ऑर्गन्स में न्यूरॉन की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन सर्वाधिक की बात करेगा तो आपका ब्रेन जो है, यानी आपका जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट्स है उसमें सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? अगला प्रश्न है कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक हस्तांतरित अंतरराष्ट्रीय संधि है, उस संधि को जानते क्या कहा जाता है? क्या वो लंदन प्रोटोकॉल है? बिल्कुल नहीं। पेरिस प्रोटोकॉल? बिल्कुल नहीं। उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। यदि आंसर साथियों आपका विकल्प सी हो जाएगा, आंसर साथियों विकल्प सी हो जाएगा। इसी तरह का सवाल जब परीक्षा में पूछता है तो बच्चे कहते हैं सर इस बार कुछ टेक्निकल सवाल पूछा गया था, तो आप याद रखिएगा ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन की बात करते हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो है एक हस्तांतरण अंतरराष्ट्रीय संधि की गई थी, उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों आपके इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ये साथियों विकल्प सी हो जाएगा, विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? एक पौधे की कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो पौधे की कोशिका भित्ति जानते हैं साथियों सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी भाई? पौधे की कोशिका भित्ति साथियों जो है यह आपका सेल्यूलोज का बना होता है। और प्रोटीन लिपिड से साथियों जो है कोशिका झिल्ली का लिपिड और प्रोटीन की बात किया जाएगा, लिपिड और प्रोटीन की बात किया जाएगा
तो इससे साथियों जानते हैं कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? तो इससे साथियों जो है कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो आपका आंसर यहां से विकल्प ए बनता है। विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने भी प्यारे साथी हैं सभी लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट करते जाइएगा। कभी आपसे कोशिका भित्ति के बारे में, कभी आपसे कोशिका झिल्ली के बारे में एग्जाम में पूछी जाती है। अगला, इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु द्वारा होता है? एस्टर पित्त रोग, जौकी पित्त बामन या चुकंदर कुंचितिया, इनमें से सभी। साथियों वायरल रोग की बात करेंगे, ये सब साथियों जो है ये आपको विषाणु से होने वाले प्रमुख बीमारी हैं। अगला, निम्न मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला कौन? लौंग जो है ये साथियों फूल की कलियों से प्राप्त होता है। लौंग साथियों फूल की कलियों से प्राप्त होता है। चलिए साथियों आज आपसे विदा चाहते हैं, आपकी सेवा समाप्त करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका बोर्ड पीडीएफ आपको जो है द ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस तरीके से डेली साथियों क्लास देखने के लिए यदि आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को फिर मिलते हैं कल संध्या शाम के 7 बजे। धन्यवाद।